आइए सर, आप सर आइए। मेंबर को किनारे काहे बैठा दिए? आइए सर, अरे आइए तो साथ में आ जाइए। रोशनी कितना सब मिलकर साथ कर अपना। हेलो, थोड़ा पैसा दे। इनका ऐसा कहना था कि सभी लिटरेचर का कहना था हम बस ये चित्र तो थीम बेस पे काम करते हैं। गुड मॉर्निंग। अच्छा वही बदल ही नहीं। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. So may I request to Dr. Gupta, sir, CEO of the Social Auditor Organization, deliver the welcome address. Thank you. Good morning, everyone. Honorable CMA Manas Thakur, sir, former President of the Institute of Cost Accountants of India, Chairperson of Ranchi Chapter of ICMAI, and all the other participants of this program being organized by ICMAI Social Auditors Organization. Namaskar. Recording in progress. अभी पिछले हफ्ते हमने सेलिब्रेट किया देश का 26 जनवरी का पर्व, आजादी का अमृत महोत्सव। सारा देश हर्षोल्लास से भरा था और हमने गर्व के साथ इस पूरे पर्व को पूरे देश में और विदेश में भी सेलिब्रेट किया और ये देखा कि आजादी के 78 वर्षों के बाद हमारा देश कहां पहुंचा। तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। करीब 195 देश है पूरे वर्ल्ड के लिस्टिंग में, उसमें भारतवर्ष चौथे नंबर पे आ चुका है। देखिए 78 इयर्स का टाइम किसी देश की लाइफ में कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं होता और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए है, जिसके लिए हम सब भारतवासी गर्वान्वित हैं। लेकिन ये किस दायरे पे या किस माप के बेस पे हम कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक कॉमन टर्म यूज किया जाता है जो आप सब लोगों ने सुना होगा, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इकोनॉमिक्स का एक यार्डस्टिक है जो देश की तरक्की, देश के विकास को मापने का एक तरीका है। इसकी बेस पे भारतवर्ष विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन कई अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट और बाकी लोग ये मानते हैं कि जीडीपी किसी भी देश के विकास को मापने का शायद एक सही मापदंड नहीं है। सही मापदंड क्या होगा या क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल इन द कंट्री। देश में रहने वाले लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? यूनाइटेड नेशंस ने भी इस बात को माना है कि सही मायने में विकास तभी होगा या तभी होता है जब देश में रहने वाले लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होता है। और हम सब जानते हैं कि इस क्षेत्र में अभी हमें काफी लंबा सफर तय करना है। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया विकसित भारत बाय 2047 और अगले 25 साल को अमृत काल के नाम से जाना जाएगा। इस अमृत काल में हम सब ने कंधे से कंधा मिलाकर देश को विकसित भारत बनाना है, जो हमारा सपना है। और विकसित भारत की सही परिभाषा, जिसमें हर व्यक्ति इस देश में रहने वाला क्वालिटी लाइफ को लिव करेगा या क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी इंप्रूव होगी। ये कैसे हो पाएगा? अभी बजट आया 2 दिन पहले,
सरकार ने कुछ पॉलिसी निर्धारित की, कुछ फंड्स एलोकेट किए अलग अलग स्कीम्स के लिए, जिससे देश तरक्की करे। लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है, अकेले सरकार के करने से नहीं होगा। इसीलिए 2013 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रावधान लॉ में लाया गया कि कॉर्पोरेट सेक्टर को भी देश के विकास में, स्पेशली इन द एरिया ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कॉर्पोरेट्स को भी इस जर्नी में जोड़ा जाए। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है स्वयंसेवी संस्थाएं या एनजीओस या एनपीओस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो देश में बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। आप सब लोग पिछड़े क्षेत्रों में जाके उन लोगों के साथ काम करते हैं, नए नए प्रोजेक्ट चलाते हैं, जो लोग अभी थोड़े से पिछड़े हुए हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं या अंडर सर्व्ड हैं, या ऐसा इलाका देश का जो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। आप वहां दूर दराज के इलाकों में जाके लोगों की मदद करते हैं, उनके जीवन के स्तर को ऊपर लाने में हेल्प करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो आप एनजीओ संस्थाएं कर रही हैं। आपकी बहुत सी समस्याएं हैं, बिकॉज हम इस तरह की प्रोग्राम पैन इंडिया लगातार करते आते हैं। न सिर्फ फिजिकल बट ऑनलाइन प्रोग्राम हमारे लगातार चलते हैं इस दिशा में। और कई लोगों से मैंने स्वयं बात की है पैन इंडिया पिछले कुछ 1-1.5 साल 2 साल में। मैं जानता हूं कि आपकी बहुत सी समस्याएं हैं जिसके बीच रहते हुए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। अगर 3 मेन समस्याओं की बात करें तो पहली आपका चैलेंज या पहली आपकी समस्या आती है क्रेडिबिलिटी की, विश्वसनीयता। यू आर डूइंग ए वेरी गुड वर्क, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सब लोग डोनेशन देते हैं साल में 2-4 संस्थाओं को, हमें से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पे किसी संस्था के साथ जुड़ा है। बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा माइंड में कुछ शक शंका रहती है कि जहां पे मैंने डोनेशन दिया वो पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। थोड़ा सा कहीं पे डाउट रहता है कुछ लोगों के मन में। ये इसलिए कि फीडबैक का, रिपोर्टिंग का अभी कोई प्रावधान नहीं है कि कहां मेरा पैसा लगा, क्या प्रोजेक्ट चला, क्या उसका इंपैक्ट आया। इसका कोई फीडबैक या रिपोर्टिंग का प्रावधान अभी तक नहीं है, जिससे लोगों की या एनजीओस की क्रेडिबिलिटी पे थोड़ा कभी कभी सवाल उठता है। दूसरी प्रॉब्लम आपकी इंपॉर्टेंट है विजिबिलिटी। आपका एनजीओ रांची के एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा है, 50-100 किलोमीटर तक के दायरे के लोग आपको जानते होंगे, आपके काम की सराहना करते होंगे, बट 100 किलोमीटर के बाहर शायद आपको नहीं जानता। विजिबिलिटी का इश्यू आप सब लोगों के सामने आता है। और तीसरा चैलेंज आता है फंडिंग का। पैसा चाहिए हर प्रोजेक्ट को करने के लिए, कहां से आएगा? आप डोनर से जुड़ते हैं, इन्वेस्टर से जुड़ते हैं, बहुत मेहनत करके पिच डॉक्यूमेंट बना के उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े। इस साल आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा मुहैया हो गया, अगले साल वापस वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अनिश्चितता की दशा है। यू आर नॉट श्योर whether you will get the money next time also from the same set of donors or maybe some different people. You really don't know. So credibility, visibility, funding, ये 3 समस्याएं जो एनजीओ फेस करते हैं आज की मांग पे। सरकार इस विषय में ध्यान दे रही है। 2019 के बजट अभिभाषण में हमारी माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को भी कैपिटल मार्केट के साथ जोड़ना चाहते हैं, जिससे वो भी कैपिटल मार्केट के बेनिफिट उठा सके। रिलायंस, इंफोसिस, भारतीय एयरटेल, ये कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी कैसे बन गई? पैसा चाहिए उसके लिए, कैपिटल मार्केट से इनको पैसा मिला, इससे ये कंपनी इतनी बड़ी बड़ी बन गई। क्या आप लोग बड़े स्केल पे काम नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, अगर आपको संसाधन मुहैया किए जाएं या रिसोर्सेज आपको अवेलेबल किए जाएं। तो 19 के अभिभाषण में माननीय वित्त मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि देश में एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाया जाए,
जिससे एनजीओ भी कैपिटल मार्केट से जुड़ सके। यह सिर्फ एक घोषणा थी, इसको क्रियान्वित करने में, इंप्लीमेंट करने में 3-3.5 साल का टाइम लगा। कुछ कमेटी बनी, टेक्निकल ग्रुप बना, वर्किंग ग्रुप बना। सबकी बात सुनने समझने के बाद सेबी ने 25 जुलाई 2022 को देश में सोशल स्टॉक एक्सचेंज इंप्लीमेंट कर दिया। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज दोनों में कार्यरत है। दोनों स्टॉक एक्सचेंज में एक अलग पोर्टल क्रिएट किया गया सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, जिससे एनजीओ भी अब कैपिटल मार्केट से जुड़ के उसका फायदा उठा सकते हैं और वहां से फंडिंग रेज कर सकते हैं, अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। कैसे? जब कोई भी स्वयंसेवी संस्था अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर करवाती है तो आपका नाम एनएससी बीएससी की वेबसाइट पे जाता है। देश में बैठा हुआ किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति आपका नाम वहां पे देखता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि यह एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आपका नाम एनएससी बीएससी की वेबसाइट पे आया। कैसे आया? उससे पहले उन्होंने आपके सारे कार्यकलाप, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर जांच पड़ताल की, ड्यू डिलिजेंस किया, उसके बाद उन्होंने आपका नाम बीएससी एनएससी की वेबसाइट पे लाया। तो जनता का एक विश्वास बनता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसको डोनेशन देने से दे विल बी हैप्पी अबाउट दैट, और उनको लगता है कि इस पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाएगा। आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, और फिर आपको किसी भी नए प्रोडक्ट के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए एक नया ऑल्टरनेट मीडियम आपको मिला, ऑल्टरनेट रास्ता आपको मिला। हम नहीं कहते हैं कि आपके जो एग्जिस्टिंग डोनर्स है उनको आप छोड़ दीजिए। यू मेंटेन योर कॉन्टैक्ट विद देम, यू ट्राई टू गेट एज मच डोनेशन दे आर विलिंग टू गिव टू योर प्रोजेक्ट, बट इसके साथ साथ सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा माध्यम है जो आपको ऑल्टरनेट फंडिंग में सपोर्ट करेगा, जिससे आप अपना काम बड़े स्तर पे कर पाए और देश की मदद कर पाए विकसित भारत बनाने। इससे फायदा क्या हुआ कि एक तो आपकी विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपको फंडिंग मिलेगी, और दूसरा जो डोनेशन देने वाले व्यक्ति हैं उनको हर साल सोशल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट मिलेगी, जिससे उनको विश्वास होगा कि जहां पे भी मैंने डोनेशन दिया था, जिस प्रोजेक्ट के लिए भी मैंने पैसा कंट्रीब्यूट किया था, उसका फीडबैक, उसका इंपैक्ट क्या आया, तो उनको भी सारी खबर मिलेगी। उससे उनका आपके संस्था के प्रति विश्वास बढ़ेगा। तो मैं ज्यादा समय आपका न लेते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस प्रोग्राम में आप आए हैं, और इस प्रोग्राम के स्पीकर आपको डिटेल में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के प्रावधानों को बताएंगे कि आप उससे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे आप उससे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी आपका फर्दर क्वेश्चन होगा, वी आर अवेलेबल। मेरे कलीग आपसे हमारा ईमेल एड्रेस, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ शेयर करेंगे। आप किसी भी टाइम पे आपका कोई क्वेरी आपकी हो, कोई क्वेश्चन आपका हो, आप हमारे से जुड़ के उसका प्रावधान समाधान निकाल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस प्रोग्राम में आज आने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता सर फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल नॉलेज, जो आपने बताया सीवी के बारे में। नाउ मे आई रिक्वेस्ट टू CMA मानस कुमार ठाकुर सर, प्लीज address the gathering. Before that, I request to Meera ma'am, please felicitate to the sir.
थैंक यू, धन्यवाद। नहीं ना गुप्ता सर आइए। आइए गुप्ता सर। साइड में खड़ा है। इधर सर आइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारा सर से थोड़ा सा बताएं। Good morning. Respected the team of Social Stock Exchange, Social Auditors Organization, and Ranchi Chapter, Chairperson and team, and my dear CMA members, students. I'm very happy to be here in the new topic, social audit. Mr. Gupta is very close to me, and when I was the president, he was in the institute, very knowledgeable. But I want to share 2-3 things regarding this issue. Definitely, our institute or SEBI is working on that, but it is the awareness. We have to aware first. Why? India is spending for social audit or social purpose, mainly education, health, or other social, it is near about 8 to 9, maximum 10% on GDP. Definitely our GDP comparatively too high, so it is 9 to 10%. But it is average in the world, it is 20 to 22%. So we are lagging on that. So it is our awareness. Even the France is 30%, Denmark, Sweden, it is 26%. USA, it is probably 20%. But till we are not crossing 10%. So we should aware about this. And in our accounting purpose, in financial accounting, our motive to profit. In our cost accounting, our motive to performance, efficiency measurement. But social accounting is a value creation. So we have to put our mind, whenever we, either professional or NGO, whatever we will serve, we will do for the society, it should create value, and we will promise to do this. The speaker, Meera ma'am, will describe everything, and in a fantastic way, I'm sure. Well, I will hear her and learn something from her. Thank you. Thank you, sir. Thank you, धन्यवाद sir for this valuable knowledge. तो आज का टेक्निकल सेशन हम शुरू करते हैं। CMA मीरा प्रसाद मैम, दी सोशल इम्पैक्ट असेसर एंड चेयरमैन ऑफ रांची चैप्टर, मीरा मैम, एंड आई रिक्वेस्ट So I request to CMA AK Sahu sir to facilitate to the Meera ma'am.
जी का आशीर्वाद मिलेगा। Former chairman of Ranchi Trust. Thank you. Thank you. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिया मैम को कि वो अब अपना टेक्निकल सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू। थैंक यू संजय जी। मैं आप सभी का इस सेशन में स्वागत करती हूँ। यहाँ हमारे बहुत से CMA मेंबर्स, स्टूडेंट्स और NGO से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। मैं सबका रांची चैप्टर और इंस्टीट्यूट की तरफ से स्वागत करती हूँ। ये एक प्रयास है कि हम डिस्कस करें कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज में हो क्या रहा है। जैसा कि सर ने बताया, गुप्ता सर ने, कि ये एक नया चीज़ है। इसको लाने में 3 साल लगा सोचने के बाद कि इसको आना चाहिए। 2022 में जब इसको लाया गया, उसके बाद से इसमें मंथन चल रहा है। मंथन इस बात को लेकर चल रहा है कि और क्या क्या इसमें ज़रूरत है सुधार का। और ये तब तक तय नहीं किया जा सकता जब तक आप जो फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारे NGO और प्रोफेशनल्स, एक प्लेटफॉर्म में आके इस चीज़ को डिस्कस करें कि क्या सरकार ने अवेलेबल किया है, क्या ग्रास रूट में प्रॉब्लम्स है और क्या इस बेहतर किया जा सकता है। ये जो एक प्रयास है हमारे इंस्टीट्यूट का, ये प्रयास इसी क्रम में है कि हम पूरे भारत में इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करें, लोगों से मिलें और इस निष्कर्ष पे पहुँचें और एक रिपोर्ट करें, वापस सरकार को ये बताएं कि हमें इसमें क्या सुधार करना है। तो इसीलिए इसमें हम आप सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहेंगे। ये एक प्रयास है डिस्कस करने का, बहुत सी चीज़ें, तो एक इंटरैक्टिव हो तो ज़्यादा अच्छा है। हम भी प्रयास करेंगे कि आप लोगों का फीडबैक मिले। जैसा कि हम लोगों ने इसका गुप्ता सर से सुना कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये कंसेप्ट आया सोशल स्टॉक एक्सचेंज का। तो जैसे कि जो NGOs यहाँ पे आए हैं, मैडम आई हैं और भी लोग आए हैं, आप सब ग्रास रूट पे जो काम कर रहे हैं सोशल इम्पैक्ट का, कुछ एजुकेशन पे होगा, कुछ पॉवर्टी का, कुछ हेल्थ इश्यूज़ पे, अलग अलग इश्यूज़ पे आप काम करते हैं फील्ड में। आपका जो मेन ज़रिया है फंड का, वो डोनेशंस है। आप या तो CSR एक्टिविटी के लिए डिपेंड करते हैं कि वहाँ से हमें कुछ फंडिंग मिले, या प्राइवेट डोनेशंस हैं, या फिर बहुत समय देखा गया कि आप खुद ही अपने पैसों को कंट्रीब्यूट करके वो काम करते हैं, क्योंकि आपको वो काम करना है, आपकी इच्छा शक्ति है कि आप वहाँ पर जा कर के वो काम कर रहे हैं। तो ये जो फंड का रिक्वायरमेंट है, ये सबसे बड़ा बूस्टिंग फैक्टर है आपके काम में। जितना फ्री फ्लो होगा फंड का, जितना आप निश्चित होंगे कि ये फंड मेरे पास आएगा, तब आप उसके काम करने पे ध्यान दे पाते हैं। अभी क्या होता है, आपको ये भी टेंशन रहती है कि मेरा ये फंड का फ्लो कब रुक जाएगा, कहाँ तक आएगा, हम उस काम को कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लाया गया, जिसके ज़रिए ये प्रयास किया गया कि जो लोग, जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमें किसी को डोनेट करना है, कि हमें चलो कोई ओकेजन है, 5,000, 10,000, 1 लाख, जो भी हम डोनेट करना चाहें, हम चाहते हैं कि किसी एक अच्छे NGO को, सेक्शन 8 कंपनी को हम डोनेट करें, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे आसपास वो कहाँ है, क्या है। अगर है तो ये डाउट हमेशा रहता है कि क्या वो खा जाएगा पैसा, एकदम ये ट्रूथ है, क्या करेगा वो, सच में काम करेगा कि नहीं, ये क्या करेगा मेरे पैसे के साथ। तो इसीलिए एक माध्यम लाया गया कि जहाँ पे आपके सारे डिटेल्स, जो भी NGOs या फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसमें रजिस्टर करती हैं, उनके सारे डिटेल्स को यहाँ पर डाल दिया जाता है। अब वो डालने के बाद वो ट्रांसपेरेंट है, हम खुद ही खोल के देख सकते हैं कि आखिर किस NGO का क्या कार्यकलाप है, वो कैसे खर्च कर रहा है, उसका पैसा का यूटिलाइजेशन क्या है। इससे मुझ में कॉन्फिडेंस भी आता है कि अब मुझे इसमें पैसा डालना है या नहीं डालना है। इस पर्पज़ से एक अलग एक्सचेंज का बनाया गया, जहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं, मुझे कहीं आपके पास नहीं जाना है किस NGO में कौन है नहीं है, ना ही आप मेरे पास आ रहे हैं कि मुझे पैसा चाहिए। आपने क्या किया, आपने एक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन दे दिया कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, क्या आप काम कर रहे हैं। उस प्रोजेक्शन के हिसाब से मुझे जब देखा मैंने कि हाँ ये अच्छे संस्था हैं, इसमें पैसा लगाना है, तो हम पैसा लगाते हैं। अब ये भी बात इसमें है, ये स्टॉक एक्सचेंज में जब आप अपने फंड्स आपको चाहिए तो आप फ्लोट करते हैं डेब्ट के रूप में, कहीं आप लिख देते हैं कि नहीं भाई हम पैसा नहीं लौटाएंगे, उसका एक अलग टर्मिनोलॉजी इसमें आएगा।
तो वो क्लियर है, तो मुझे पता है कि उसमें से मुझे प्रॉफिट नहीं कमाना है, ना ही मुझे वो पैसा वापस चाहिए, लेकिन मेरा पैसा सही जगह यूटिलाइज होना चाहिए। तो ये एक पर्पस था, एक अलग एक्सचेंज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ये 2022 में बना। 2022 में बनने के लिए इसमें सारे संस्था, आपके वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 8 कंपनियाँ, सारे कंपनियाँ इसमें अपनी लिस्टिंग की प्रोसेस को फुलफिल करके लिस्ट होती हैं। ब्रिज नेक्स्ट स्लाइड करो। मैंडेटरी है सबको रजिस्टर करना? नहीं, आपकी मर्जी ना सर, आपको पैसा चाहिए तब आएंगे ना। आपको अगर इतना अच्छा पैसा मिल रहा है CSR के थ्रू, आपकी फंडिंग बहुत अच्छी है, तो आपको पैसा चाहिए ही नहीं, तो आप यहाँ नहीं आएंगे। ये एक प्लेटफॉर्म उनके लिए है जो फोकस करना चाहते हैं कि मुझे काम करना है, मैं इस चीज़ से फ्री हो जाऊँ कि पैसा कहाँ से लाऊँ, तो ये उनके लिए है। ये वॉलंटरी है, कोई मैंडेटरी नहीं है आज के डेट में। ये स्टॉक एक्सचेंज हमारा 2 है जो भी NSE और BSE में, इनके साथ ही इसका भी प्लेटफॉर्म दिया गया है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। इनफैक्ट हमारे झारखंड से 2 रजिस्टर्ड हैं हमारे NGOs इसमें। ये दिखाएंगे सर, आगे नाम है, वो 2 NGO रजिस्टर किए हैं उन्होंने। मैम NSE और BSE पे थोड़ा मैडम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आज के डेट में जितने शेयर्स की ट्रेडिंग होती है डीमैट फॉर्म में जो है, जैसे सर ने बताया था, रिलायंस है, टाटा है, जिनके शेयर्स लिस्टेड है हम वो खरीदते हैं, लेकिन वो खरीदते हैं 2 पर्पज़ से। या तो इन्वेस्टमेंट, आज पैसा लगा दो, 10 साल के बाद मुझे पैसा चाहिए होगा तो यहाँ से अच्छा पैसा मिलेगा, या तो हमको रेगुलर रिटर्न चाहिए डिविडेंड के फॉर्म में, तो हम वो इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट के लिए। ये 2 एक्सचेंज में जितने कंपनीज़ हैं जिनको पब्लिक से पैसा चाहिए वो लिस्ट होती हैं। जितनी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो हैं, तो वो जिनको पब्लिक से पैसा उठाना है वो यहाँ लिस्टिंग कराती हैं अपनी, और वो सारी कंपनियाँ फॉर प्रॉफिट होती हैं, वो NGOs नहीं हैं, ये सब नहीं है। इसके लिए स्पेसिफिकली सोशल स्टॉक एक्सचेंज, इनके प्लेटफॉर्म NSE और BSE में है जहाँ ये काम करते हैं। हाउ टू रजिस्टर, कोई फॉर्मेट है? हाँ सर, आगे है, नेक्स्ट। ये हमने पर्पस बता दिया कि क्यों है, तो हमारा पर्पस प्रॉफिट मोटिव नहीं है यहाँ पे, हमें उस NGOs को, उस संस्था को फंडिंग करना है दोनों तरफ से। अगर हम एज एन इन्वेस्टर हैं, हम चाहते हैं कि हम डोनेट करें, तो मेरे तरफ से, NGO की तरफ से उनको वो फ्री हो जाए, पैसे के लिए वो दर नहीं जाएं, वो अपना काम, अपना डिटेल्स, अपना फंड का रिक्वायरमेंट सब उसमें डाल देते हैं। उनके पिछले सारे रिकॉर्ड्स वहाँ अपडेटेड रहते हैं, जिसको देख करके जो इन्वेस्टर है वो उसमें पैसा डाल सकते हैं, जिनको रिटर्न नहीं चाहिए, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट है डेफिनेटली इसमें। नेक्स्ट। देखिए, मोटा मोटी हमारा 31 लाख के आसपास NGOs हैं जो पूरे भारत में काम कर रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में, और इन लोगों को फंडिंग चाहिए, तो इन लोगों के लिए ही ये है कि ये रजिस्टर हों इस प्लेटफॉर्म में और इसका बेनिफिट ले पाएँ। आपका ट्रेडिशनल सोर्स था CSR फंड, गवर्नमेंट का ग्रांट्स वगैरह आते हैं या स्पेसिफिक स्कीम्स आते हैं, कुछ इंडिविजुअल डोनर्स होते हैं जो डोनेट करते हैं, या नहीं तो फिर आप खुद में अपना पैसा कुछ कंट्रीब्यूट करके मेंबरशिप फीस वगैरह रखते हैं आप लोग, उसके थ्रू आप ये काम करते हैं। नेक्स्ट। इसमें है कि अलग अलग तरीके हैं फंडिंग के। NGOs जब, या सेक्शन 8 कंपनी जो भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होना चाहते हैं, वो अपना पैसा अलग अलग ढंग से शेयर, या तो इक्विटी इशू कर सकते हैं जिसमें ओनरशिप दे दें लोगों को, डेप्ट फंड इशू कर सकते हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट हो, या फिर आपका 0 कूपन रेट जहाँ 0 इंटरेस्ट है, या तो ऐसा फंड जिसमें कि 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा, 100% डोनेशन। तो ये उनके ऊपर है, उस संस्था के ऊपर कि वो किस तरह की फंडिंग चाहिए, क्योंकि अगर आप इक्विटी इशू कर रहे हैं तो आपको अपना मालिकाना हक शेयर करना है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। अगर हम नहीं चाहते हैं कि हम अपना मालिकाना हक किसी के साथ शेयर करें, तब डेप्ट है, डेप्ट आपका लोन है जो आप कहीं से ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंटरेस्ट नहीं देना चाहते, सिर्फ कैपिटल चाहिए, तो वो 0 कूपन इंटरेस्ट होता है। और आप चाहते हैं कि हमको 100% जो पैसा है वो डोनेशन है, हम उसमें से 1 पैसा लौटाएंगे नहीं, सारा मेरे को काम करना, तो उसका भी यहाँ पे 0 कूपन 0 प्रिंसिपल का ऑप्शन है। तो ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि संस्था के ऊपर कि आप किस तरह का फंड चाहिए, किस तरह की फंडिंग चाहिए, आप उस तरह के इश्यूज करते हैं। आगे नेक्स्ट करो। इसमें जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन पर्पस में सबसे पहला चीज़ है प्रायोरिटी कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपका सोशल इंटेंट क्या है, SDGs जो जिस पे आप काम करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स,
17 इसमें हैं, जिसमें पॉवर्टी एक नंबर पे, एजुकेशन, हेल्थ, इस तरह से हमारे 17 आइटम्स हैं। तो ये पहला प्रायोरिटी कि आप इस 17 में कहीं ना कहीं फिट हों, तब जा कर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी है। सरकार कहती है कि इस 17 SDGs में अगर आप कहीं आते हैं, फिट होते हैं, तब आप हमारे स्टॉक एक्सचेंज में आ सकते हैं। अब ये हमारे जब कंपनीज एक्ट में हम रजिस्टर करते हैं एज ए सेक्शन 8 कंपनीज, तो उस समय हमारा वहाँ पे आपका सेक्शन 6 में शेड्यूल 7 में, उसमें वो सारे 17 जो हमारे हैं वो रहते हैं। उसमें से किसी में अगर हमारा कंपनी रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 या NGO के फॉर्म में आप हैं, तभी जा कर के आप सोशल इंटेंट में हैं। सरकार मानती है अगर ये 17 काम आप कर रहे हैं तब आप हैं, आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसमें नहीं आते हैं। नेक्स्ट, जिसमें मैंने कहा मेन आपका पॉवर्टी, ये नंबर 1 में है, एजुकेशन, हेल्थ, इस तरह से हमारे पूरे 17 आइटम्स हैं। दूसरा हमारा इसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। सरकार का, जैसे मैंने कहा कि जब जो पब्लिक है, पब्लिक चाहती है कि हम जाने कि मेरा पैसा का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, तो इसमें हमें जितने फाइलिंग्स है, डिस्क्लोजर्स है, हमारे काम, कार्यकलाप जो हम काम कर रहे हैं उसका सारा डिटेल्स, ये मुझे रेगुलर इंटरवल में अपलोड करना है। मेरे फाइनेंशियल्स अपलोड कर रहे हैं, ताकि अगला कोई भी थर्ड पार्टी उसको देख करके जज कर पाए कि इस NGO में, इस सेक्शन 8 कंपनी में हमको पैसा लगाना है या नहीं, इनका सोशल इंटेंट सही है कि नहीं, ये सच में फील्ड में काम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि इसमें देखिए, अगर आप NGOs में हैं, तो आप मैडम हैं तो आप ये जान रही है, आपको अगर ये काम मिला है कि पॉवर्टी हटाना है, तो पॉवर्टी हटाने का मापदंड अलग अलग हो सकता है। हो सकता है आप जिस फील्ड में, जहाँ पे जिस एरिया में काम कर रही हैं, वहाँ होगा कि पर कैपिटा इनकम उनका हम पहुँचा दें, हर घर में एक रोज़गार दे दें, ये अलग अलग मापदंड हैं। तो वो आपके मापदंड में होगा कि हमने इतने परिवारों को रोज़गार दे दिया, यानी पॉवर्टी हट गया, उनके पर कैपिटा इनकम इस लेवल पहुँच गया तो उनका हट गया। तो वो एक आपका है, तो वो इम्पैक्ट को देखना है कि अल्टीमेटली अगर हमने उनको नौकरी लगवा दिया, फिर क्या वो बात वहीं ख़त्म होती है, या फिर आप जा कर के फिर देखते हैं कि अब क्या, पहले 10,000 थे लोग जिनको हमको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना था, हमने सबका रोज़गार लगवा दिया, अगर 100 लोगों का, तो आपका वो 10,000 से घट के अब 9,100 होना चाहिए, अगर हम उस तरह से कैलकुलेट करते हैं। या तो आप करते हैं कि एक परिवार में एक किसी का नौकरी लग गया, कुछ तो मापदंड आप बनाते हैं जिससे आप देखते हैं। तो सरकार का भी कहना है कि ये हम देखें कि आपने जो मापदंड बनाया था, आपने सिर्फ उसकी गिनती के लिए तो नहीं ना रखा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने रोज़गार लगाना है तो नौकरी लगवा दी, 2 महीना बाद भले उसको निकाल दिया गया। काम तो वहाँ आपने किया, आपके हिसाब से आपने पॉवर्टी कम कर दिया, लेकिन पता चला 2 महीने बाद कि उस कंपनी ने सबको निकाल दिया, या तो आपने जिस वेतन में उनको लगवाया था उसका वेतन आधा कर दिया। तो इसके लिए क्या है कि एक कंटिन्यूअस साइकिल है। तो सरकार को आपने एक बार अगर डाटा दे दिया कि हमने ये कर दिया, तो वो सरकार सिर्फ उस पर जज नहीं करेगी, आपको उसके बाद भी देखना है कि वो देने के बाद क्या हुआ, कंटिन्यूटी में आगे क्या हुआ। तो ये एक है कंटिन्यूअस साइकिल है कि एक बार कर दिए तो नहीं, इसको फॉलो अप करके इसकी रिपोर्टिंग हमको रेगुलर करनी पड़ती है। आगे अब एक मेन फीचर है आपका सोशल ऑडिट, जो मैंने अभी का बात कहा कि इसका मापदंड, ये तो आपने एक हिसाब लगाया ना कि मैंने इतनों को नौकरी लगवा दिया, इतनों को स्कूल में हम रेगुलर भेज रहे हैं, किसी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो स्कूल नहीं जा रहा है, लेकिन ये थर्ड पार्टी से इसको कराना है, क्योंकि हम तो खुद से अपना डाटाबेस तो कुछ भी करके दे देंगे, लेकिन ऑथेंटिक कहाँ होता है। जब हम ऑडिट कराते हैं तो क्या, थर्ड पार्टी आते हैं, हमारे रिकॉर्ड्स देखते हैं, वो इसको सर्टिफाई करते हैं कि हमने सब कुछ सही किया। उसी तरह यहाँ पे भी है, अगर आप सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो उसे हम तो बना के दे रहे हैं जो रिपोर्टिंग, लेकिन थर्ड पार्टी आके उसको असेस करते हैं कि हमने जो कहा क्या सच में वो हो रहा है। हमने कहा कि हमने इस गांव से पॉवर्टी हटा दिया, हमने यहाँ का GDP बढ़ा दिया, तो इसको असेस करने वाले हम नहीं हैं, थर्ड पार्टी हैं, जो आकर के ये असेस करते हैं कि हम जो बात बोल रहे हैं क्या सही में वो फील्ड में हो रहा है। तो ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है हमारा इस एक्सचेंज का। आप अगर इस एक्सचेंज में आते हैं, इसकी फंडिंग लेते हैं, तो डिस्क्लोजर्स के अलावा आपको ये मैंडेटरी है कि आप ये थर्ड पार्टी से सर्टिफाई कराएं, थर्ड पार्टी आके देखे। देखिए ये ऑनगोइंग कंप्लायंस जो मैंने कहा, एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन मैंने नौकरी लगवा दिया अब ये लोग सब पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गए। ये कंटिन्यूअस है, जिसकी आपका क्वार्टरली अपडेट हो जाएगा, आपको जो पैसा अभी तक मिला आपने यूटिलाइज कैसे किया, वो पैसा आगे आपको और चाहिए तो क्यों चाहिए, किस फील्ड के लिए चाहिए,
ये सारा कुछ आपको अपडेट करना है। ये वन टाइम ऐसा नहीं कि हमने कर दिया, पैसा ले लिया, बात खत्म। अगले बार भी जब आप पैसा लेने जाएंगे तो आपको पुराने सारे काम को अपडेट करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली जो पैसा आपको मिल रहा है आप सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं या नहीं, या सिर्फ वो एक पेपर में है। नेक्स्ट। और इससे अच्छा भी है, इससे आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही अच्छा होगा। आपके बारे में जब जितने सारे अच्छी बातें हैं, अगर आप अच्छे में फील्ड में काम कर रहे हैं, वो चीज़ों को रखा जा रहा है एक ओपन प्लेटफॉर्म में, जो कोई भी पब्लिक का व्यक्ति उसको व्यू कर सकता है। तो उसको जब व्यू कर रहा है तो वो कोई भी देख पाएगा कि आप सही में क्या कर रहे हैं। देखिए अब ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, आखिर अगर हमको सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जाना है तो हम उसमें कैसे करें, हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरियाज है। तो पहला क्राइटेरिया आपको बोल रहा है कि आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8, ट्रस्ट, सोसाइटी, इस फॉर्म में आपको होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं है, हम फॉर प्रॉफिट हैं, लेकिन फिर भी हमारा 67% जो काम का है वो प्योरली सोशल, जो 17 SDGs है हम उस पर काम कर रहे हैं, तो भी हम एलिजिबल हैं यहाँ काम करने के लिए। दूसरा है ट्रैक रिकॉर्ड। जिस सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी का 3 साल पूरा हो गया है वही एलिजिबल है। आप 3 साल के पहले नहीं एलिजिबल हैं, क्योंकि 3 साल के आपके फाइनेंशियल्स, आपके ट्रैक रिकॉर्ड इसमें अपलोड करने पड़ते हैं, उसके आधार पर ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है। ब्रिज इम्पैक्ट फोकस। इम्पैक्ट फोकस जो हम यही बात बता रहे हैं कि हमारा जो फील्ड पे हम काम कर रहे हैं इससे हम कितना इम्पैक्ट उस क्षेत्र में ला पाए हैं, ये बड़ा मायने रखता है। क्योंकि अगर हम काम कर रहे हैं 10 साल 12 साल से, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, हम वहाँ कोई चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम ज़ीरो हैं। लेकिन अगर छोटे ही समय में हम काम करके इम्पैक्ट ले आ पाए हैं तो मेरा बहुत अच्छा इंटेंट है, हम बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, तो ये मायने रखता है कि आखिर हम यहाँ काम कर रहे हैं तो उससे असर कितना हुआ, आउटकम क्या है, फिगर्स ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ फिगर्स में ही डिस्प्ले नहीं हो सकता है। बहुत सी चीज़ों को क्वालिटेटिव फैक्टर्स है जिनको भी हम लोग कंसिडर करते हैं। फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड, इसमें हमारा है कि हम वो देखना चाहते हैं कि हम मिनिमम, मेरा कुछ क्राइटेरिया है, हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 50,000 रुपये का काम कर रहे हैं अब डोनेशन हम बोलेंगे हमको 2 करोड़ चाहिए। क्योंकि अगर कोई काम मिलेगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि देखते हैं कि ये काम कितना का कर रहा है, इसके हाथ में कितना काम है, इसका फंड का फ्लो क्या है, उसके बेसिस पे वो इन्वेस्ट करते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं ये तो इंतज़ार में है कि हमसे पैसा मिलेगा तभी काम करेगा, तो वो चीज़ नहीं। ये भी देखा जाता है कि आप कितना, आपका फंड का फ्लो है, आप कैसे काम कर रहे हैं। अगर 3 साल का क्राइटेरिया जो था, 3 साल हमने 50,000 1 लाख का दिखा दिया, अब फिर हम जा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो भी तो सोचने, हमको अगर इन्वेस्ट करना है तो हम तो ये भी सोचेंगे ना कि अरे ये तो बैठा हुआ है 3 साल खाली पूरा कर रहा है इस पैसा लेने के लिए। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि ये अच्छा खासा काम कर रहा है, इसका फंड का रोटेशन है, यानी लोगों का इस पर विश्वास है, तो हम लगाने में ज़्यादा इच्छुक हो जाएंगे। जी सर, कुछ अमाउंट का लिमिटेशन है क्या? सब है, 10 लाख या कुछ? सब है। उसके आगे है गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। अब ये जो हम बोले कि आपका इंडिपेंडेंट बोर्ड्स होगा, आपका थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा, और ये रेगुलर है, ये चलता रहेगा। बहुत समय में ये प्रोजेक्ट बेसिस पे भी होता है, आप फंड नया लेकर के आए तो एक प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं कि हम नया काम करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे आपको अपना सारा रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट करो। जो मैंने फंड रेजिंग का ऑप्शंस आपको बताया था कि आप इक्विटी इशू कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी में आपको अपनी कंपनी की हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। जो भी इक्विटी शेयर अगर आप इशू करेंगे और कोई उसको लेता है, वो आपका हिस्सेदार बन जाएगा। बहुत से लोग सेक्शन 8 कंपनी हो या NGOs हो, ये उसको प्रेफर नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी जो अपना कंट्रोल है वो कंट्रोल लूज़ नहीं करना चाहते हैं किसी भी हाल में। तो जनरली ये बहुत ही ऐसा नहीं कि कोई इच्छुक होता है, बहुत रेयर केस देखा जाता है। उसके अलावा डेप्ट फंड, जब आप लोन के रूप में लेना चाहें, 0 कूपन 0 प्रिंसिपल, ये मैंने जो कहा, ना तो हम इंटरेस्ट देंगे ना तो प्रिंसिपल देंगे, ये 100% आप जो पैसा दे रहे हैं दैट इज़ डोनेशन, इसका हम काम करेंगे। हमसे आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, हम आपको 1 पैसा भी नहीं देने वाले हैं। प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं, ये आप कैसा, अगर आप 0 कूपन बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, आपके ऊपर है ना सर, आप इशू क्या कर रहे हैं। आप 0 कूपन इशू कर रहे हैं तो सिर्फ उसमें आपको प्रिंसिपल लौटाना है, इंटरेस्ट नहीं देना है। लेकिन आप 0 कूपन 0 प्रिंसिपल दे रहे हैं तो ना हम इंटरेस्ट देंगे ना हम प्रिंसिपल देंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन का है कि हम किस तरह के बॉन्ड्स क्या इशू कर रहे हैं, इक्विटी कर रहे हैं, डेब्ट कर रहे हैं या इसको कर रहे हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड के थ्रू अप्लाई सकते हैं, डेवलपमेंट बॉन्ड्स है, बॉन्ड भी इशू कर सकते हैं। अब इसमें सारे जो आप जिस
चीज़ को इशू करना चाहते हैं उसके अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने क्राइटेरियाज हैं, सारे चीज़ डिफरेंट हैं। देखिए सबसे जो आपको मैंने कहा ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल, सबसे ज़्यादा अगर परिचालन में है तो यही है आपका, क्योंकि ये 100% डोनेशन वाले बात है। तो यही सब कोई इशू करना चाहते हैं, इसमें आप कुछ भी चीज़ रिफंड नहीं कर रहे हैं, जो पैसा है वो डोनेशन है, आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा जो व्यक्ति डोनेट कर रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट। इसमें नो फाइनेंशियल रिटर्न, आपको ATG का बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट। हर जगह यही बात है कि आप पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, इसकी क्वार्टरली रिपोर्टिंग आपकी जानी है कि आखिर वो फंड मिला हम वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए लिया था उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा आपका इम्पैक्ट रिपोर्टिंग, इम्पैक्ट वर्ड को एसेस करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक चीज़ अगर किसी एक व्यक्ति के लिए सही है तो दूसरे के लिए गलत हो सकता है। यहाँ पे ही रोल आता है थर्ड पार्टी का, सोशल इम्पैक्ट असेसर्स का, क्योंकि वो जज करते हैं कि आप जो करना चाह रहे हैं और जो हो रहा है वो क्या असर है उसका। नेक्स्ट। देखिए ये अलग अलग केस स्टडीज़ है, किस तरह से कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जुड़ करके उन्होंने क्या इसका बेनिफिट लिया है। इसके बाद वाला अब जैसे हेल्थ केयर में भी है आपका SDG का एक पार्ट है हेल्थ केयर में अगर सेक्शन 8 कंपनीज है, उन्होंने पैसा रेज किया है, देखिए ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, मतलब 100% डोनेशन। अब उसको वो कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं, जैसे क्या आपका पेशेंट, कितने पेशेंट को हमने सर्विस दिया, कितने लोगों का इसमें इलाज हो पाया, या उस एरिया का मोर्टेलिटी रेट क्या है, कितने पहले बीमार पड़ते थे अब क्या पड़ता है, वहाँ उन लोगों का जीवन स्तर क्या हुआ, या इंडिविजुअली वो लोग जो मेडिकल एक्सपेंस करते थे पहले और आपके आने के बाद वो मेडिकल एक्सपेंस कितना कम हुआ। तो ये सब सोशल इम्पैक्ट का अलग अलग पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे इसको जज किया जाता है कि क्या कैसे काम हो रहा है और काम हमारा सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट। एजुकेशन के केस में आपके कितने बच्चे बोर्ड लिखते थे वहाँ से मैट्रिक, अब कितने बच्चे लिख रहे हैं। जब आपने इंटरवीन किया बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उसके बाद अब क्या स्थिति है, कितनी बच्चियाँ जा रही हैं, फिर भी ऐसा क्या स्थिति कि कितने लोग नहीं जा रहे हैं। ये कंपैरेटिव एनालिसिस बनता है कि किस तरह से आपके आने के बाद वहाँ क्या फ़ायदा हुआ है। नेक्स्ट। आपका FPO, आपने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा, कोई आइडिया? मैडम को है, बताइए। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक किसानों का संगठन है जो कि सेक्शन 8 कंपनी की तरह रजिस्टर होता है। इसमें कि है ग्रांट के तौर पर नाबार्ड भी हेल्प करती है, और जो CSO उस क्षेत्र में काम करती है उसको वो मतलब एक प्रकार का मॉनिटरिंग बॉडी होती है, उसका कार्य को देखती है। इसका जो मुख्य काम होता है किसानों को जोड़ना, उसके उत्पादों को मार्केट तक पहुंचाना, उसको जो भी सर्विसेज होती है सीड्स की, मार्केट्स की, और जो ट्रांसपोर्टेशन की होती है उस सब चीज़ में मदद करती है। थैंक यू सर। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इसी कारण से बनाया गया था कि हमारे किसान एक जगह समूह में नहीं है, वो इंडिविजुअल हैं, वो अपना प्रोड्यूस मार्केट तक ले नहीं जा पा रहे थे, ले जा पा रहे थे तो वो मार्केट का जो रेट्स है उसके साथ नेगोशिएट नहीं कर पा रहे थे, अपने प्रोड्यूस को बेहतर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका वॉल्यूम प्रोडक्शन था नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। ये लोगों को संगठित करने का एक तरीका है जो कि केंद्र सरकार ने लाया है, और इनफैक्ट अभी उन लोगों को 3 साल तक फंडिंग कर रही है, अलग अलग रूप में कैपिटल फंडिंग भी करती है, उनके डे टू डे अफेयर्स का खर्चा भी बेयर करती है 100% सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हाँ मैडम। बेसिकली FPO में क्या होता है ना कि इन लोग को जैसे कि कोई भी बल्क में जैसे फर्टिलाइजर वगैरह हो, आपका कंपोस्ट वगैरह हो, तो उसका जो रेट होता है उन लोग को कम पड़ता है। तो मेन मकसद क्या होता है ना कि यहाँ पे जो हम दुकान से परचेज करते थे, अब दुकान से ना परचेज करके हम अपने FPO से परचेज करेंगे। तो बेसिकली इनको मेन है कि इनका जो मनी है ना उनको सेव करना एक बहुत बड़ा ये मकसद है FPO के लिए। मनी सेव करना और साथ में उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना कि आप संगठित हैं तो आप ज़्यादा रेट पे अपने सामान को बेच भी सकती हैं, और जो आप खरीद रही हैं उसको मिनिमम रेट, उस रेट पे भी आप नेगोशिएट करेंगे, आप प्रोडक्शन को बेहतर करें।
स्पेसिफिकली ये बहुत जगह ऑर्गेनिक पे भी काम कर रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करिए तो उसमें आपको रेट्स भी ज़्यादा मिलेगा। अलग अलग चीज़ें, कुछ मार्केटिंग में कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी है कि आप क्या, जैसे सॉइल हेल्थ ये भी है, फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, सरकार ये भी चाहती है। आप ऑर्गेनिक हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी देती है। साथ में फार्मर्स का जो इनकम है वो एनहेंसमेंट, कितना हम उसके इनकम को बढ़ा पाए हैं। किसानों का आपका देखिए रिडक्शन इन केमिकल पेस्टिसाइड, मार्केट एक्सेस टू स्मॉल शेयर होल्डर्स, क्योंकि अब जब FPOs बनाते हैं तो आप सबको लिंक कर रहे हैं, क्योंकि एक FPO दूसरे का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाता है। इस तरह से बहुत सारे FPOs को हम लोग लिंक कर रहे हैं। तो ये भी एक है कि आप कैसे कैसे कर रहे हैं, फार्मर्स का क्या स्टेटस है, कितने फार्मर्स आपके साथ जुड़ पाए हैं। जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतने लोगों को लाभ आप दे पाएंगे। ठीक है, ब्रिज नेक्स्ट। वुमेन लाइवलीहुड, सरकार का ये भी एक गोल है कि हम महिलाओं को ज़्यादा रोज़गार दें या उनको सिस्टम से ज़्यादा जोड़ें। तो इसके लिए भी हमने क्या किया, क्या हम उनको उनका जो स्किल है उसमें कुछ एनहांसमेंट कर रहे हैं, वो जो काम जानते हैं उसमें और ऐड ऑन कर रहे हैं। तो ये हमारा SDG का पार्ट है। उसके बाद इसका हम देखते हैं कि वो हमारे बेनिफिट, जैसे कि हमारे FPO में मैंडेटरी कर दिया गया है कि एक महिला डायरेक्टर रहेंगी। ये मैंडेटरी आज के डेट में कर दिया गया है। एक महिला, उसके 5 डायरेक्टर होने हैं FPO में, एक महिला होनी ही चाहिए मिनिमम। कब से हुआ मैम ये हो गया मैडम पिछले साल से। नहीं, हमने तो बना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड है उनका, नहीं हमारा स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंडेड है उनमें मैंडेटरी कर दिया है कि एक महिला आपके डायरेक्टर होनी ही चाहिए, ताकि वो लोगों को डेवलप करें। उसके अलावा मेंबर्स को भी उसमें इंक्लूड करना मैंडेटरी है, महिला मेंबर्स को। तो ये सारा बहुत सारा चीज़ है कि उनको अवेयर करना। JSLPS जैसे यहाँ स्टेट में कर रहा है, JSLPS में आप देखिएगा दीदियों का समूह बनाया है। इनफैक्ट DCO ऑफिस में उनका कैंटीन खोल दिया गया है। तो ये बड़ा अच्छा कदम था कि उनको, क्योंकि आप सशक्तिकरण करना है तो इससे अच्छा माध्यम क्या है। जितने हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वहाँ हमने कैंटीन दे दिया, जो हमारे काम वगैरह हैं उसमें उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। पलाश जो ब्रांड आपका खोल दिया गया JSLPS उसी पर्पज़ के लिए है। तो JSLPS में तो आप देखिएगा मैक्सिमम इसी बात पे वो लोग काम करते हैं दीदियों के साथ। उनकी ट्रेनिंग भी होती है स्पेसिफिक फील्ड में, अगर वो उनको हुनर है तो उस पर, अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में, सारी चीज़ों की अलग अलग ढंग से उन लोगों को ट्रेनिंग, लेकिन रेगुलर सेशंस दिए जाते हैं। तो ये आप यहाँ पे है कि आप आखिर यहाँ क्या कर रहे हैं फील्ड में, वो कैसे स्टडी होगा कि क्या बेहतर कर पा रहे हैं आप या नहीं। तो इसमें हम देखेंगे कितनी महिलाएं अपने बैंक अकाउंट खोल चुकी हैं, कितनी महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, कितनी महिलाएं जो भी हमारा स्कीम्स दिया गया उसका बेनिफिट ले रही हैं। ये सारा कुछ एक अलग अलग पॉइंट्स है जिस पे उसको देखा जाता है कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं। इन्वेस्टर, अभी तक हमने देखा कि क्या क्राइटेरिया है कि हम उसमें पैनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हो जाएं। उसके लिए यहाँ पे है इन्वेस्टर का पार्ट ऑफ। इन्वेस्टर 3 तरह से है। पहला इन्वेस्टर जिसको इम्पैक्ट से मतलब है, पैसा उसने दे दिया, उसको 1 रुपया भी रिटर्न नहीं चाहिए, लेकिन हाँ वो चाहता है कि उस गांव में अगर वो NGO सेक्शन 8 कंपनी काम कर रहा है तो वहाँ क्या बदलाव वो ला पाया है। उस इन्वेस्टर को अपने रिटर्न से मतलब नहीं है, सिर्फ इम्पैक्ट देखना है, और वो बहुत अलर्ट है क्योंकि वो उसको फॉलोअप कर रहा है। दूसरा है आपका फाइनेंशियल, जो ठीक है बोल रहा है कि हाँ आपका इम्पैक्ट तो क्रिएट होना चाहिए, लेकिन हमको अपना प्रिंसिपल वापस मिले, हम वैसे पैसे को लगाएंगे, या तो हम बॉन्ड्स में लगाएंगे या आपके इक्विटी में लगाएंगे, हमको पूरा पैसा फ्री में नहीं देना है। दूसरा, जो ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया काम कर रही है हम उसके फाइनेंशियल्स को देखें कि हाँ ये जो पैसा डाल रहा है उतना का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, और पैसे को यूटिलाइज कितना कर रहा है। तो वो हो गया आपका फाइनेंशियल्स वाले। तीसरा आपका मिक्स, ठीक है, मिक्स वाले में क्या करते हैं वो लोग बोलते हैं, मिक्स वाले में क्या है वो बोलते हैं कि ठीक है सोशल इम्पैक्ट तो आपका हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमको कुछ रिटर्न भी चाहिए। जैसे हमने 0 इंटरेस्ट कूपन वाला देखा कि हमको इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हमको प्रिंसिपल चाहिए। तो वैसे लोग जो कि हमको बोल रहे कि हमको पैसा मत दो, तुम मेरा पैसा का अभी हमको रिटर्न नहीं चाहिए, हमको इंटरेस्ट भी नहीं चाहिए, मेरा पैसा यूटिलाइज करो लेकिन अच्छे काम करो, ठीक है। नेक्स्ट करो इसके, ये है इसके बाद। अब इसमें है कि जो NGOs हैं, सेक्शन 8 कंपनीज हैं, उनका क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगा जो हम लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि बाकी प्रॉब्लम्स तो बहुत सारा चीज़ आप ही लोग बता पाएंगे। पहला प्रॉब्लम है कंप्लायंस का कॉस्ट बर्डन, क्योंकि आपको जो डोनेशन मिलेगा पब्लिक में जाके उसको यूटिलाइज करने के लिए, जिस पर्पज़ से आप काम कर रहे हैं, वो कभी नहीं मिलता कि आपको इतने कंप्लायंसेस जो इतने सारे सरकार ने बोले कि सब मिलेगा,
लेकिन आपको क्वार्टरली अपडेट करना है, आपको सोशल ऑडिट कराना है, आपको ये कराना है, तो उसके लिए जो पैसा है आप उससे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो वो पैसा तो अल्टीमेटली आपका बर्डन ही है। और एटलीस्ट तब तक तो बर्डन है जब तक आपका फ्री फ्लो नहीं हो जाए कैश का। अगर रेगुलर फ्लो हो रहा है डोनेशन का, रेगुलर फ्लो हो रहा है पैसा का, तब तो आपको दिक्कत नहीं है। नहीं तो ये लगता है कि अरे बाप रे, ये कभी कभी ऐसा स्थिति है कि भैया 10 रुपया भी लगता है कि अरे बाप रे हमको ये लगाना पड़ रहा है, चूँकि आप प्रॉफिट कमाने आए नहीं हैं। और वैसे परिस्थिति में बहुत बार होता है कि खुद से अपना पैसा लगाना पड़ता है आप लोग को। अभी तो बेसिकली सच देखिए तो एनजीओ को एक ठेकेदार के तौर पे काम किया जा रहा है। पहले तो एडवांस मिलता भी था, अब बिल्कुल एडवांस नहीं। काम करिए उसके बाद पैसा मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट और अपना प्रोजेक्ट कर रहा है ना, वो भी 1 साल 1.5 साल तक पेमेंट नहीं होता। बात वही है, और वो पीरियड का जो पैसा का है वो उसका एक कॉस्ट है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपने जो काम शुरू किया कुछ कहीं से तो लेके किया, अब फिर उसके बाद आपको रुकना पड़ता है एक, क्योंकि एक लिमिट है आपका भी पैसा लगाने का। तो वो वही बात बोल रहे हैं, जितने ये कंप्लायंसेस है ये एक बटन कभी कभी हो जाते हैं। अगर मेरा पैसा रिटर्न नहीं आ रहा है और अगर हम इतना सारा कंप्लायंसेस, इतना सारा फॉर्मेलिटीज सब कर ले रहे हैं और मेरे को पैसा मिल रहा है, पब्लिक डाल रही है, पब्लिक सेटिस्फाइड है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, तब आपको लगता है वर्थ वाइल कि मैंने ये जो पैसा की डाला, ये कंप्लायंसेस जो किए, ठीक है, अब पैसा आ रहा है जिस कारण से हम किए थे, तो वेरी गुड। लेकिन इनिशियली ये लगता है कि एक बर्डन है। नेक्स्ट वन, मैंने जो कहा था सोशल इम्पैक्ट, ये बात किसी आपका जो क्राइटेरिया है कि अगर मान लीजिए एक हम आते हैं आपके यहाँ ऑडिट करने और एक और कोई आते हैं, तो उनका सोचने का नज़रिया और मेरा सोचने का नज़रिया ये अलग हो सकता है। हम अगर बोले कि नहीं डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उनके नज़र में ऐसा हो सकता है कि नहीं नहीं आपको और थोड़ा करना था, उनके हिसाब से आप नहीं। तो ये स्पेसिफिक इसका क्राइटेरिया बहुत क्लियर नहीं है कि किस चीज़ को माना जाएगा सोशल इम्पैक्ट हुआ है, किस चीज़ को नहीं, क्योंकि ये बड़ा ही छोटा स्टेज में, अभी डेवलपिंग स्टेज में है, अभी इस पर काम चल रहा है। इस पर जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे सामने तब तक ये पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में ये क्या है दिक्कत। इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज किया जाएगा इन फ्यूचर, अभी तक लेकिन ये पेंडिंग है। नहीं, इसके पहले इन्वेस्टर अवेयरनेस क्या, अब जैसे मैंने कहा कि आपको हर चीज़ ऑनलाइन पोर्टल में डालनी है, ना तो इन्वेस्टर को एनजीओ के पास जाना है, ना एनजीओ को इन्वेस्टर के पास आना है। तो आपको जब सब कुछ पोर्टल में डालना है तो आप डालेंगे और हम देख लेंगे, लेकिन मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है कहीं पे भी। एक होता है कि हाँ डायरेक्ट हम चले गए एनजीओ के ऑफिस में, पूछे कहाँ कहाँ काम चल रहा है बताओ, फील्ड भी चले गए देख लिए, तो वो एक सेटिस्फैक्शन जो होता है वो अलग बात है। तो यहाँ पे ऐसे इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं जो बोलेंगे कि नहीं हमको जाके देखना है, हम सेटिस्फाइड होंगे तो पैसा लगाएंगे बड़े केसेस में, और नहीं तो फिर जो छोटा लगाना, मान लीजिए मुझे साल का 5,000 लगाना, तो हम खोलेंगे स्टॉक एक्सचेंज, उसमें देखेंगे कौन कौन से लिस्टेड है, फिर लगेगा कौन सा रांची में लिस्टेड है, ठीक है इसमें पैसा डाल दो। तो वो एक है कि मेरा ओपिनियन क्या है एनजीओज के लिए, तो उस पर वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट, लिमिटेड इंटरमीडिएरी इकोसिस्टम। अब ये जैसे मैंने कहा सोशल इम्पैक्ट की एजेंसीज अभी आनी है, स्टैंडर्ड्स बनने हैं कि किस क्राइटेरिया को माना जाएगा। पॉवर्टी इरेडिकेशन है तो किस क्राइटेरिया को किस जगह, क्योंकि एक ही चीज़ हर क्षेत्र में लागू नहीं की जा सकती। कोई नियम अगर दिल्ली के लिए है तो झारखंड के लिए भी वही नियम बनेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ के क्राइटेरियाज डिफरेंट होंगे, वहाँ के क्राइटेरियाज डिफरेंट होंगे। तो ये अभी जब तक छोटे स्टेज में, जैसे जैसे ये डेवलप करेगा ये थोड़ा रैशनलाइज हो जाएगा, थोड़ा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी इसमें एक और चीज़ है कि इंटरमीडिएरीज नहीं है। आपको मान लीजिए रजिस्टर करना है स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपको भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, किसी तरह ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ट्राई करिएगा, या फिर कोई एक जैसे प्रज्ञा केंद्र है वैसा कोई एक ऑफिस नहीं है जहाँ सरकार का आप चले जाएं कि हाँ भाई हमको बता दो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है तुम कर दो। तो ये एक थोड़ा सिस्टम में अभी दिक्कत है। नेक्स्ट वन, इसको आगे आ जाओ, बढ़ जाओ और आगे। अब ये सब चीज़ों को हल करने का, समाधान करने का यही एक रास्ता है जो कि मैंने कहा वर्कशॉप्स, रेगुलर इंटरैक्शंस, फील्ड में जाके मिलना, प्रोफेशनल बॉडीज़ को जा करके एनजीओज़ के साथ फील्ड में घूमना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि आप फील्ड में काम कर रहे हैं और हम एक दिन झटके से आके आपका वहाँ पे इवैल्यूएशन करते हैं, बोलते हैं आप नहीं काम कर रहे हैं। ये भी गलत है, क्योंकि मेरा उतना माइंडसेट नहीं है, हम उतना समझ नहीं है जो आपका है, जो आप फील्ड में काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को फील्ड में जाना ही पड़ेगा और उस चीज़ को समझना पड़ेगा। हठात से कोई निर्णय देना कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये गलत है। तो ये एक बहुत ही चीज़ है जिसको हमको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्वेस्टर का एजुकेशन, इन्वेस्टर यानी हम प्रोफेशनल्स हैं या बाकी इंडिविजुअल जिनको पैसा लगाना है उनको एजुकेट, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि अगर इस तरह का कोई एक्सचेंज है जहाँ हम डोनेशन दे सकते हैं,
तब तो ये कहाँ से हम डालेंगे, हम तो नहीं डालें, हम तो ढूंढते हाँ अरे कोई मिलता तब ना डालते। तो ये एक है कि इसको रेगुलर अवेयरनेस, सरकार इस पे काम कर रही है। इंटरमीडियरी, जैसे मैंने कहा प्रज्ञा केंद्र है, उसी तरह सरकार की कोई संस्था कहीं पे एक ऑफिस रहे जहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं। अभी आप प्रोफेशनल्स पर निर्भर कर रहे हैं, वो भी आप लोगों को पता नहीं, आपको वहाँ करना तो है लेकिन पता नहीं कहाँ होगा, पता नहीं क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो ये क्लियर कट हमारे पास नहीं है। प्रोडक्ट का इनोवेशन, आपको भी जब फंड लेना है, आपको अभी हमने इतने टूल्स दिखाए, इक्विटी, डेब्ट, जीरो कूपन इंटरेस्ट, बॉन्ड्स वगैरह। तो अभी आप भी सोच रहे हैं क्या करें क्या, जैसे आप धुन में आप पैसा लेना, इक्विटी इशू कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि अरे नहीं तो मेरा ओनरशिप चला गया, तब आपको लगना ना हमको अपना वो जो कंट्रोल है वो लूज़ नहीं करना है, क्योंकि मेरा जो इंटेंट है, मेरा जो सोशल वर्क का सोच है वो अगले का नहीं हो सकता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई मेरा उसमें आ जाए। नेक्स्ट, भारत में इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, जैसे हमने बताया 31 लाख NGOs इस चीज़ में, और इससे भी बहुत ज़्यादा जो फील्ड में काम कर रहे हैं। अब इतने लोगों को इससे जोड़ना, इस एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज से, ताकि उनको फ्रीली ये पैसा मिले। सरकार का यही सोच है कि आप उस पैसे के प्रॉब्लम के पीछे ना भाग के आप जो फील्ड में सोशल इम्पैक्ट लाने का काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। तो उस पर ध्यान देने के लिए आपको फ्री करना चाह रही है सरकार भी इस सब झंझट से, कि एक बार आपको प्रेशर लगेगा, आपको लगेगा कि ये बर्डन है, ये पैसा बेकार जा रहा है, लेकिन जब ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएं तब आपका पैसा फ्री फ्लो होने लगेगा, तब आप भी निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ पैसा तो मेरे को आ जाएगा, हम अपना सारा रिपोर्टिंग डाल रहे हैं, मेरा पैसा आ जाएगा। अब आप ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे सोशल इम्पैक्ट पे, क्योंकि जब तक आप फील्ड पे उसमें सब चीज़ों से फ्री होकर नहीं काम करें तब तक सरकार को जो बेनिफिट चाहिए, जितने SDGs पे वो काम करना चाह रही है, आपसे काम कराना चाह रही है, वो फ्रूटफुल नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत बड़ा रिसोर्स है भारत के लिए कि भारत में इतना अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने कहा झारखंड में 1-2 ही रजिस्टर्ड है, क्यों? हमारी भी कमी है, आपकी भी कमी है, सरकार की भी कमी है। हम एक जगह एक मंच पे नहीं आए, यहाँ पे एक मंच पे लाने का यही है कि हम आपको पहचान रहे हैं, आप हमको पहचान रहे हैं। अब ये एक है कि हाँ ढूंढ लेंगे, कल हम भी आपको ढूंढ लेंगे, आप भी हम लोगों को ढूंढ लेंगे। एक संस्था के बारे में आपने जान लिया, संस्था के वेबसाइट पे आप जाके ढूंढ सकते हैं कि हाँ बताओ भाई, आप लोगों ने कहा था, गुप्ता सर ने कहा था कि हमारे भाई बंदे आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, आप मेल कर दे रहे हो, मेरे को ये बताओ। तो एक ये माध्यम है, ठीक है। चलो आगे, इसका अलग अलग होराइजन बनाया हुआ है, छोटे पीरियड 1-2 साल के होराइजन में जितने लोगों को इससे जोड़ा जाए स्टॉक एक्सचेंज से, ये प्रायोरिटी है। क्योंकि सबसे पहला बात है आपको उस प्लेटफॉर्म में लाना, आप उस प्लेटफॉर्म में नहीं आइएगा तो आगे हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो पहला प्रायोरिटी कि सबको इस प्लेटफॉर्म में लाया जाए, उसके बाद फिर प्रायोरिटी कि इन्वेस्टर्स को जागरूक किया जाए, और फिर इन्वेस्टर्स को उस फॉर्मेट में लाया जाए कि हाँ आप फंडिंग कीजिए, इस रास्ते से कीजिए। जैसे कि इसमें MSME से रजिस्टर्ड होते हैं छोटे उद्यमी, ये वो भी तो आ सकते हैं इसमें? मैडम MSME से आ सकते नहीं, आपका फिर अल्टीमेटली आप क्या है, NGO है, सेक्शन 8 है, सोसाइटी है, क्या है? कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व है। आप सोशल इम्पैक्ट के लिए 67% का आपका काम हो रहा है क्या? मेन क्राइटेरिया वो है। उसके बाद आप MSME में रहें कहाँ, उससे कोई मतलब, आप छोटे हैं तो ठीक है, लेकिन आप वो क्राइटेरिया में फिल करते हैं, उसमें आते हैं तो आप इसमें रजिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। उसमें सेक्शन 8 कंपनीज में रजिस्टर्ड होना जरूरी है सर। सेक्शन 8 या तो NGO या तो चैरिटेबल सोसाइटी, ट्रस्ट। हाँ, कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजन है उसमें रजिस्टर्ड। सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं सर, सोसाइटीज एक्ट में भी आप हो सकते हैं। सेक्शन 8 ट्रस्ट इज सेपरेट है, हाँ, NGO सेपरेट है। NGO सेपरेट है। सोसाइटी एक्ट में भी आप हो सकते हैं, स्टेट का सोसाइटी एक्ट में भी है सोसाइटी। स्टॉक ट्रेडिंग में जा सकता है। हाँ सर, एनी नॉन प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी सेक्शन 8 कंपनी नहीं, कंपनी होना जरूरी नहीं। कंपनी हो, NGO हो, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, किसी भी फॉर्मेट में आप हो सकते हैं। अल्टीमेटली आपका पर्पस होना चाहिए नॉट फॉर प्रॉफिट है तो आपका 67% काम सोशल इम्पैक्ट के लिए होना चाहिए। 17 आप बता SDGs है, उसमें से आप किसी भी एक पार्ट में आप काम कर रहे हैं, वो होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म होराइजन है आपको उस प्लेटफॉर्म में लाना, मीडियम टर्म है कि सब इन्वेस्टर्स को भी अवेयर करना, अवेयर करने के बाद आपका पैसा आए फ्री फ्लो, और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट है कि हमारा अल्टीमेटली जो सोशल इम्पैक्ट आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उस चीज़ का, उस पर हम काम करें, हमारा पॉवर्टी इरेडिकेट हो, हम हेल्थ केयर पे काम करें, ताकि वो SDG से, क्योंकि वो उसको लंबा समय तक सरकार नहीं रखना चाहती है SDG में। वो चाहती है जैसे आज पोलियो का हट गया तो वो चाहती है हम पॉवर्टी भी हटा दें, हेल्थ में हटा दें, एजुकेशन में, उसको हटाने के लिए जो भी काम करना है हम उसको करें।
तो इसमें जो हमारा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की जो सरकार का सोच है वो कैसे पूरा हो, उसमें है कि आप लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें। सरकार का जो सहयोग बन पड़ता है वो करने को तैयार है, जिस भी रूप में। वो हम प्रोफेशनल बॉडीज़ को इसीलिए एंगेज किया है कि भाई आप लोग जाइए, आप लोग इन लोगों से मिलिए, डिस्कस करिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। जब हम प्रैक्टिकली करने जाते हैं तो अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आता है उसका फीडबैक बना के फिर हमको वापस जाना है और उसको रखना है कि हाँ, क्योंकि ये मॉडिफिकेशंस हर दिन जैसे जैसे प्रॉब्लम आएंगे तब समझ में आएगा, अरे ये चीज़ नहीं, इसको थोड़ा ऐसे करना था। GST का एग्जाम्पल है, 2017 में आया, आज भी हम रेगुलर उसमें चेंजेस देख रहे हैं। तो उसी तरह इसमें भी एकदम छोटा स्टेज में है, एकदम इनिशियल स्टेज में है। इस पर अभी बहुत सारा काम होना है, सबका सुझाव को कंपाइल करना है, वहाँ तक पहुँचाना है और फिर उसको करेक्शन कराना है। तो ये एक कंटिन्यूअस एफर्ट है जिसको हम लोग लेंगे। थैंक यू। Out of 31 lakh NGO, I mean non-profit organization, hardly 20% they are aware of everything and 80% they have not awareness. Huh? Yes, sir. So my question, is there any platform, portal or any format how to register? Yes or no? Yes. How to register? कोई है? वो तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज का मैं जा करके, पोर्टल पे जाके हाँ, वो चाहिए। हाँ वो लिंक अभी दे देंगे। Actually, a number of NGO, they are not only वो फंड कैसे मिलेगा, वही एक ही चीज़ है, तो उन लोगों को बोलने पड़ेगा ना, ये एक प्लेटफॉर्म है, एक फॉर्मेट है, अप्लाई करो। नहीं, वो तो आज आप लोगों का डाल दिया, वो मेल पे हम लोग वो आपका अलग अलग वेबसाइट्स है, उसके लिंक को दे देंगे। एटलीस्ट आप करें नहीं करें वो बात की बात है, आप खोल के उसको देखें तो कि आखिर ये मांगता क्या है। बहुत अच्छा चीज़। ऑडिट कंपल्सरी है सर, अगर इस एक्सचेंज में जाना है तो कंपलसरी है, एक्सचेंज में जाना है तो कंपलसरी है। बाद बाकी आप नहीं जाना चाहते एक्सचेंज में तो कहीं कंपलसरी नहीं है। सोशल ऑडिट कौन करेगा? सर उसका तो आपका एग्जाम है, सोशल ऑडिटर। ऑडिटर हमारे इंस्टीट्यूट में है उसका। सर हम भी हैं। बैंक का नंबर प्लीज। ईस्टर्न इंडिया का पहला सोशल ऑडिटर है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैडम पहला सोशल ऑल इंडिया में 9 नंबर पर। स्टार्ट इंडिया हाँ, और ऑल इंडिया में 9 नंबर पर। अब तो ओवर 100 है, अभी हमारे इंस्टीट्यूट में 100 से ऊपर है। सिर्फ वही एनजीओ है जी सर, वो स्टॉक ट्रेडिंग में है। मैम नाम नहीं बताया। मीरा प्रसाद। कौन कौन? मेरा मीरा प्रसाद। नहीं एनजीओ दो। हाँ दे दे रहे मैडम, उस पर लिखा हुआ है, अभी दे देते हैं। उनका ऑडिट आप ही कर रही है? नहीं नहीं सर, हम नहीं कर रहे हम नहीं कर रहे हैं सर। वो एक्सचेंज में जाके देखने से ना दिख जाता है कि कौन कौन रजिस्टर हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो जो लिंक है वो दे देंगे, उसमें जा करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या क्राइटेरियाज है, कैसे करना है, वो सारा कुछ है सर। तो अभी एकदम स्टार्टिंग फेज में है। ऑडिटर के लिए क्या क्राइटेरिया है, मतलब बनने का? सर वो एग्ज़ाम है इसका, उसको पास करना पड़ता है बस। इंस्टीट्यूट एग्जाम कंडक्ट करती है, वो सब भी थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। जी सर, वो तो है एग्ज़ाम अपना। ब्रीफ कर दीजिए कि हाँ वो एग्ज़ाम वाला ब्रीफ कर दीजिए। हाँ एग्ज़ाम वाला सर, उसका टर्नओवर उसमें है लिंक। सोशल ऑडिटर CMA, CS और CA और जिसको मास्टर डिग्री है वो कर सकता है। उसका NISM एग्ज़ाम लेता है, उसमें मोर देन 60% से मार्क्स चाहिए। वो इजीली सारे लोग जो हैं वो कर सकते हैं, उसको हो जाता है। उसके बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी ICMI सोशल ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एज ए मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं और हम एंटिटीज़ को भी ज्वाइन करा रहे हैं। एंटिटी भी ज्वाइन कर सकती हैं इसको, क्योंकि ऑडिट करने के लिए फिर वो एक चाहिए ना, और एंटिटी चाहिए, तो वो एंटिटी भी ज्वाइन करती हैं। इसमें सोशल ऑडिटर का फिर पूरा ग्रुप बनता है, वो पार्टनर बनते हैं। उस एग्जाम का क्या कुछ ऑनलाइन है? सर वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, आप ऑनलाइन जाके आप दे सकते हो। सेंटर बेस्ड इसमें होता है। हाँ, आपको एग्ज़ाम तो ऑनलाइन होता है, आप सेंटर आप चूज़ करेंगे, सेंटर बेस पे आप जाएंगे सेंटर पे, वहीं आपको इमीडिएट, हाँ वहीं इमीडिएट आपको रिजल्ट आ जाएगा। सर एक प्रॉब्लम है सर, मैं भी पास किया 3 साल पहले। ओके, वो 3 साल का चल रहा है सर। हमने उस मैटर को टेकअप किया हुआ है कि इसको एक रेगुलराइज प्रोफेशनल बनाया जाए, हमने बोला हुआ है।
यस। 3 साल बाद वो खत्म हो गया। हाँ, वो 3 साल बाद फिर से एग्जाम देना पड़ता है, वो फिर से वो मैटर हमने टेकअप किया हुआ है उनके साथ कि इसको रेगुलराइज किया जाए, प्रोफेशनल डिग्री बनाया जाए इसको। हाँ आप उसका सीपी जैसा कुछ कर दें। हाँ, वो हमने मैटर टेकअप किया हुआ है सेबी के साथ, वो चल रहा है, अंडर कंसिडरेशन में है। तो होपफुली 2-3 साल या जब उनका बंद रहेगा वही करेंगे तभी। होना चाहिए क्योंकि some of my friends हाँ। they are not interested to DMPR. हाँ, बहुत सारे लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया है। The whole actually is, but a number of NGO they don't know how to reach them. सर वो तो इसीलिए नाबार्ड वानी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस आए हैं। हाँ, बेसिकली मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ, ये फर्स्ट गेट टुगेदर वो हम लोग चाहेंगे ना सर, मतलब हम लोग का भी ग्रुप्स है, तुरंत ये हमको कल रात को 8 या 9 बजे पता चला, तो थोड़ा हम लोग इसमें कर सकते कोशिश मैम के साथ, हम लोग वो रेगुलर करना होगा सर वर्कशॉप, एक दिन का तो बात रेगुलर नहीं होगा मैम। ये वर्कशॉप भी एक्चुअली हमने इसलिए किया कि अब थोड़ा सा सोशल अवेयरनेस फैले और एनजीओज आए इसमें। वानी को हमने बोला था कि इसीलिए एक और आज मीटिंग है विश्वा में प्री बजट का, आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ आने वाले, मैं भी उसमें थी। अच्छा, तभी जाऊंगी मैं थोड़ा। मैं एनजीओ तो बहुत सारे हैं लेकिन इसमें तो बहुत कम पार्टिसिपेट। यस, रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारे आए हुए हैं, 47 लोगों के रजिस्ट्रेशन आए हुए हैं, अब लोग नहीं आए, अरेंजमेंट्स हम करते हैं, सब कुछ करते हैं, पैसा चला जाता है, टाइम चला जाता है। अब ये तो उन्हीं को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना आने के लिए। ऐसा है ना, नाबार्ड और हडको ये दो को के पास भी अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे तो वो लोग भी सर नाबार्ड का ही है प्रोग्राम। सर नवार्ड ही हमको फंडेड करता है कि इस टाइप के प्रोग्राम करेंगे, उनसे जुड़ा हुआ है बहुत Yes. सारे, तो वो लोग बट नवार्ड डायरेक्ट नहीं कर सकता ना सर, उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, हेल्प कर सकते हैं। हम लोग बैठे हेल्प कर सकता है, बट हम लोग बैठे हुए उसी के लिए वो कहते हैं कि ये प्रोग्राम आप करिए। हाँ, प्रोग्राम हम लोग करेंगे लेकिन जो है पार्टिसिपेशन में वो लोग हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे एनजीओ को बोल सकते जी। हैं कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, जी सर। क्योंकि तो अटेंडेंस कम जी, वो ज़्यादा जरूरी है ना ये प्रोग्राम। बानी एक्चुअली बानी इस एरिया में बानी कंट्रोल करती है एनजीओस को, बानी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि यहाँ पर एनजीओस आए। यस, और सीएमएस को सर हमने इसलिए बुलाया क्योंकि सीएमएस से रिलेटेड है ये कोर्स, वो लोग भी जाने इसके बारे में क्या है ये, इसलिए सीपी दिए गए इसमें के अंदर। नहीं तो बहुत जरूरी है कि ये बिल्कुल नया टॉपिक है, यही तो से बन लोगों को जाएगा। मालूम होना जी। चाहिए। लेकिन एनजीओ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, Yes, एनजीओ yes. का पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए। जी, कर रहे हैं सर 47 रजिस्ट्रेशन। आज क्या हुआ है कि हमारा झारखंड सीएसओ फोरम का एक पैनल मीटिंग चल रहा है। ओके जो ऑर्गेनाइजेशन सेम टाइम पे इसको रजिस्टर किए होंगे वो यहाँ है नहीं, हम ओके। लोग छोड़ के हम लोग यहाँ पे हम लोग तीनों लोग ओके उसमें हम मोर देन 100 ऑर्गेनाइजेशन हैं पूरा ऑल ओवर झारखंड से। ओके। आपको सीएसओ फोरम को टैग करना चाहिए था, बानी का बहुत कम प्रेजेंस है झारखंड में। हाँ, वही मेरा भी कहना है। बानी इज बेसिकली इन दिल्ली एंड वहाँ से वो कंट्रोल कर रहा है। ओके। झारखंड सीएसओ फोरम झारखंड में है, रांची में इसके हेडक्वार्टर है। झारखंड सीएसओ में किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा? किसको करना पड़ेगा, आप दे दीजिएगा कॉन्टैक्ट डिटेल। दिल्ली प्रधान उसको कंट्रोल करता है, प्रधान को भी कर सकते हैं या अशोक नगर में हमारा ऑफिस है वहाँ आ सकते हैं। प्रधान का भी तो वही है। हाँ, प्रधान प्रधान है सिडनी से भी, सिडनी भी। हाँ, सिडनी भी वहाँ सिडनी पे भी है। है। सिडनी के देखिए हडकोस के भी बहुत एनजीओ है, अच्छे एनजीओ हैं, लेकिन एक भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं सर, ये स्टार्ट है ना सर, आगे सर हरास नहीं करना सर, जीरो से स्टार्ट होता है, तो बिल्कुल हम लोग बड़े बड़े एनजीओ हैं यहाँ। जस्ट स्टार्टिंग सर। प्रोग्राम कीजिए, हम लोग को इस प्रोग्राम से पहले हमने महाराष्ट्र में औरंगाबाद में किया है, संभाजी नगर नाम उसका हो गया है, उसके अंदर 56 एनजीओज आए थे। महावन उसको कंट्रोल करते हैं, महावन ने वो सारे बंदे वहाँ पे बुला के इकट्ठे कर दिए। Sir, you think about Calcutta, I will be responsible. श्योर सर। हाँ, ऐसा जगह कहीं ज़्यादा लोग अटेंड करें। नहीं सर, अटेंड नहीं करना है ना। उनको कुछ बोलना है। हाँ, देखिए देखिए मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो इसमें सोशल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन क्या एनजीओ पे हेल्प कर रही है विद द कंसल्टिंग सर्विसेज की सोशल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन को लेके करती है, हम पूरी मीटिंग अरेंज करा देते हैं, तो हमारा सोशल असेसर जो है उनके साथ मीटिंग करते हैं, पूरा उनको गाइड करते हैं क्या फॉर्म्स लगेंगे, कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो सब कुछ करते हैं। आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आता है आप ईमेल कर सकते हैं CO@saoicmai.in। कॉन्टेक्ट नंबर
आई विल शेयर कॉन्टैक्ट नंबर। बेसिकली क्या होगा, जब हम लोग जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज में, जब वहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो स्टार्टिंग में थोड़ा, जब एक बार अगर कोई कहते हैं ना फुल फेज में अगर हम कंप्लीट कर लिए तो मैं इनको भी अच्छे से बता पाऊंगी, वो उनको बता पाएंगे। बेसिकली मेल आईडी सही है, बट मेल आईडी से सर नहीं, मेल आईडी पे आप अपनी रिक्वेस्ट डालेंगे, हम एक मीटिंग अरेंज कराएंगे सोशल असेसर के साथ, दे विल गाइड टू यू, वही आपको बताएंगे कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। मार्च के बाद इसको करना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत मार्च का प्रेशर है सब लोगों को काम का थोड़ा, तो हम लोग अप्रैल फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में रखेंगे, उसमें सब थोड़ा सा आराम से हम लोग कर सकते हैं। इसमें हम लोग बिल्कुल करेंगे। यहाँ तो मेन मीरा मैम है, इनसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ सर, मैं खुद टर्नओवर में आपका है 50 लाख से ज्यादा का खर्च होना चाहिए और 10 लाख से ज्यादा पैसा आना चाहिए। लास्ट 3 ईयर क्या पिछले साल सिर्फ 1 साल? हाँ, लेकिन 3 साल, फिर 3 साल में मतलब बाकी 2 साल जीरो नहीं हो सकते हैं ना। हाँ, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए। नहीं ऑडिटेड अकाउंट, क्योंकि ये लास्ट 30 लाख का था, आप बोल रहे 50 लाख। नहीं 50 लाख दिखा रहा है अपडेटेड वाला, हम तो बस देख करके इसलिए छोटे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गए हैं। सिटीजन फाउंडेशन और एक और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वही 2 लोग हैं झारखंड में। अच्छा, फिर भी एक कांटेक्ट नंबर जो सीएसओ और जो भी पर्सन है एक बार आप दे दीजिएगा, ताकि लोगों से इस बार है, जैसे संजय जी बताए चैप्टर के थ्रू सिर्फ एनजीओ 9555 21 555 7। तो इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुदीप दास गुप्ता सर कुछ कहें, थोड़े से वर्ड। नहीं आए, चले गए, कुछ काम था, अच्छा मीटिंग था। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा सीएमए विद्याधर प्रसाद ट्रेजरी ऑफ EIRC ICMI कि वो अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दें। EIRC के हमारे मेंबर हैं, तो अच्छा सबको नमस्कार, जोहार। बहुत बढ़िया सेशन रहा, कम से कम हम लोगों ने एक शुरुआत तो करी सोशल ऑडिट के क्षेत्र में, तो इसके लिए सोशल ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन को मैं बधाई देता हूं कि आप लोगों ने ये प्रयास किया, और साथ ही साथ रांची चैप्टर को भी बधाई देता हूं कि आपने इसमें सहयोग किया। तो एक अच्छा प्रयास हुआ है, और निश्चित रूप से जो माहौल बन रहा है झारखंड में, विशेषकर रांची में जो बहुत सारे NGOs हैं, सबको जोड़कर आगे एक अच्छा काम हो पाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो आप सबों को पुनः बधाई, जोहार, नमस्कार। थैंक यू विद्याधर सर। तो the program on social audit and social exchange was tremendously wonderful. पहली बार बहुत दिन के बाद ऐसा हुआ कि लिटरली दिस इज अवेयरनेस, हम लोगों को बहुत अवेयरनेस हुई। We got to know about the social exchanges and how to deal with the NGOs. For cost auditors, हमारे पर्सपेक्टिव से दिस इज अ प्रोफेशनल एवेन्यू फॉर ऑल ऑफ अस। पोस्ट रिटायरमेंट्स हो और जो प्रोफेशनल्स में हैं उनके लिए दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इवन मीरा मैम ने 2 साल पहले NISM में मेरी खुद रजिस्ट्रेशन कराई थी, इसका एग्ज़ाम दे नहीं पाया, तो दैट इज़ लैकिंग ऑन माई पॉइंट, बट दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और एक्सचेंज से रिलेटेड जो है हम लोग को तो इनफैक्ट वो पता नहीं थी, अभी पता चल रहे हैं, और जितनी डिटेल्स में जाएंगे तो ये क्या होगी, हमारे लिए विन विन है। फॉर अ प्रोफेशनल हम लोग के लिए अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग भी हो गई, और एक सोसाइटीज़ को हम लोग कुछ दे पाएंगे, क्योंकि NGOs को सपोर्ट करेंगे तो हमारी एक सोशल सर्विस भी हो जाती है कि एनीवेज हम लोग सोसाइटीज़ को कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, लाइफ टाइम हम लोग सोसाइटीज़ से लेते रहते हैं। तो एजुकेशन से एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें हम लोग सोसाइटी को देते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ NGOs। तो एनीवेज हम लोग को उसमें आना चाहिए, और अगर अब प्रोफेशनल वे में आते हैं तो हमारी भी इनकम है और उनके लिए भी अच्छी है।
मतलब सोसाइटीज़ एज अ होल। तो ये बहुत अच्छा है। एक और प्रोग्राम इस तरह होनी चाहिए जिसमें NGOs के साथ हो और चैप्टर्स के तत्वाधान में संजय जी कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज कीजिए कि उनकी भी इश्यूज़ हो और हम लोग भी प्रोसेस वाइज समझ सकें कि ज़रूरी नहीं कि अभी रांची है तो हम लोग रांची में ही ये काम करें। इवन अगर कलकत्ता हो या किसी और जगह जहाँ NGOs बहुत सारे रजिस्टर्ड हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस में, तो हम लोग कहीं और भी तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक थॉरो प्रोग्राम होनी चाहिए विद एवरीथिंग मैन्युटली कवर्ड। वेबिनार्स वगैरह रेगुलर हो रहा है, स्पेसिफिक टॉपिक पे हो रहा है, जैसे किसी रजिस्ट्रेशन पे हो रहा है तो एक डिस्कशन NGOs के साथ होने से क्या होती है, उनकी जो क्वेरीज हो क्वेश्चंस होती है तो वो क्वेरीज क्वेश्चंस अपने आप में बहुत सारे कंसेप्ट्स बनाती है। तो हम लोग की बहुत सारे उनके जो क्वेरीज होंगे, उनकी जो रिजोल्यूशंस होंगी, दैट विल बिकम ए कंसेप्ट फॉर एवरीबॉडी। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। फेस टू फेस जो इंट्रैक्शंस होती है उसका इम्पैक्ट जो होती है, जो 17 वाले में इम्पैक्ट्स है, ये भी एक इम्पैक्ट है। अभी बात हो रही है तो हम लोग समझ रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, लोग काम कर सकते हैं। हमारे पास है डिग्री लेकिन उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए बेनिफिट है और उनके लिए भी वो बेनिफिट हो जाएगी। हम लोग अपनी जो स्किल्स है उसको सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी विन विन सिचुएशंस है फॉर बोथ ऑफ अस एंड इवन फॉर ए सोसाइटी एज ए होल। सो थैंक यू मीरा मैम। और मीरा मैम इस टर्न की सोशल ऑडिटर रही हैं हमारी पहली एंड चेयरपर्सन ऑफ रांची चैप्टर। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अस। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे ट्रेजरर रांची चैप्टर के श्री श्रीकांत जी से, CMA श्रीकांत जी की फ्लावर बुके देकर मैडम मीरा को सम्मानित करें प्लीज। आज आप हमारे कीनोट स्पीकर हैं और इतने अच्छे टॉपिक पर कवरेज आपकी रही है, दिस इज वेरी गुड। थैंक यू श्रीकांत जी। तो अभी हमारे एक नेक्स्ट प्रोग्राम होगी, तो एक लंच पैकेट वगैरह आते हैं, 10 मिनट हमारा थोड़ा है ब्रेक। तो उसके बाद हमारे अपने फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया श्री मानस कुमार ठाकुर सर, हमारे अपने मतलब रांची चैप्टर के बहुत ही क्लोज रहे हैं और बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन एंड वेरी नॉलेजेबल पर्सन, हमेशा हेल्पफुल। इनसे जस्ट अभी कोयम्बटूर में लास्ट मंथ में प्रोग्राम हुई थी हमारी नेशनल सेमिनार में मिला, मैं बोला सर कुछ एक प्रोग्राम रांची में 2 घंटे के लिए, तुरंत उस समय टॉपिक दिए सर ने और देखिए कर चले आए। मतलब कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं, बहुत हम्बल पर्सन है एंड वेरी नॉलेजेबल पर्सन। तो अभी एक टॉपिक इन्होंने बताई थी, उस पर हम लोग कर लिए हैं, बट व्हाट्सएप में सर ने 5-6 टॉपिक दी हैं, तो अभी वो सारी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में सर हम लोग को थोड़ा इनलाइटन करते रहें। तो बिफोर दैट लंच का एक हम लोग का पैकेट का है वो कर लेते हैं, ठीक है? और कुछ करना है सर? मैं कुछ बोलूं? हाँ मैडम प्लीज प्लीज। सर एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ ये प्रोग्राम कैलकाटा से बड़ा जगह करने से थोड़ा डाउन करना चाहिए, जैसे रांची या आउट स्मॉलर प्लेस, बिकॉज़ वी हैव टू बी इंटरैक्ट विद NGOs। तो अभी NGOs के साथ पहले NGOs को टैप करके, जैसे उन्होंने बताया CSO के थ्रू की जो NGOs रांची में है और अर्बन्स में झारखंड में है, उनको पहले टैप किया जाए। तो स्टार्ट होने से हमारे अलग अलग जितने जगह हमारे सेंटर्स हैं, मतलब चैप्टर्स हैं, हजारीबाग हैं, आपके जमशेदपुर है, धनबाद है, फिर करेंगे। नहीं तो यही यो अभी करना है सर, ये तो फर्स्ट टाइम हम लोग को भी एक अवेयरनेस बढ़ रही है, तो थोड़ी इंटरेस्ट भी आ रहा है। मैडम ऑडिट फीस NGO पेमेंट करेगा, तो खर्चा बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली उसकी फंडिंग को आप सुविधाजनक कर रहे हैं ना सर? सर मैंडेट है वो, तो वो कंप्लायंस हो गई ना। अगर स्टॉक एक्सचेंज में है तो आपके लिए कंप्लायंस है, तो आपको अगर फंडिंग आनी है, ट्रांसपेरेंसी लानी है, तो ऑडिट तो कॉस्ट बेयर करना है, क्योंकि वो बड़े होने चाह रहे हैं, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आ रहे हैं। नहीं, बहुत सारे स्कीम गवर्नमेंट के हैं ना, जिसमें कि गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, तो इसलिए हमने फंडिंग आएगा उसी से। हाँ तो सर अगर वैसा है, अगर नहीं चाहते हैं तो आप एक तरफ से डोनेशन दीजिए, फिर उससे काम करके फीस ले लीजिए, बोथ वे हो जाएगा। ये अच्छा सा ये कट कर दीजिएगा। यहाँ तो बहुत बड़े NGO है जो एफर्ट कर सकते हैं ऐसी बात। सबसे पहले तो मैं सभी को जोहार करती हूँ।
मैं थोड़ा सा अपना स्टार्टिंग अपना छोटा परिचय से कर रही हूँ, क्योंकि 5 मिनट समय है ना। बेसिकली होता क्या है ना कि कभी हम लोग एक प्लेटफॉर्म में बैठते हैं तो डिस्कशन का पार्ट नहीं हो पाता है, इतने सारे स्पीकर्स हो जाते हैं। जैसे कि कल का हम लोग जो प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे, क्या सही बोल रहे हैं ना, स्पीकर इतने होते हैं कि हम लोगों को बोलने का समय नहीं मिलता है। तो हम लोग बहुत सारे CSO फोरम में हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, बट बेसिकली हम लोग देखते हैं क्या है, एंड ऑफ द डे कुछ नहीं होता है। आप मेरी बातों पे ना जाए, थोड़ा भावनाओं को समझें। बेसिकली मैं 2006 से हूँ, 2006 से मैं कंटिन्यू ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, और बेसिकली हम लोग बिल्कुल ग्रास रूट पे काम करते हैं। अभी हो क्या रहा है हम लोगों के साथ में कि जैसे मैम का कहना है, फंडिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल है। कोविड का टाइम जो सबसे बड़ा कोविड का होता है, हमारे साथ नहीं भी तो अभी 75 हमारे वॉलेंटियर होते हैं, जिसमें पार्ट टाइमर फुल टाइमर अलग अलग होते हैं। तो आप उन सबको जब लेके चलते हैं ना, तो बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाती है। मैं यहाँ बैठी हूँ, सर हमको वॉच भी कर रहे हैं, बगल में सर वॉच कर रहे हैं, मेरा फ़ोन कॉल्स भी आ रहा है, सभी लोगों का आ रहा होगा। तो क्योंकि हम लोग अलग अलग फील्ड में रहते हैं, तो मैं यहाँ से बस इस प्लेटफॉर्म से इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बहुत बड़ा ना करें, लेकिन एक छोटी शुरुआत करें, और उसको कम से कम 100 में से 10 को कम से कम कम्प्लीटली कर पाए। हम लोग बार बार बोलते हैं, जब हम लोग आते हैं ना, अभी शायद हमको मौका मिला बोलने का क्योंकि स्पीकर नहीं है, बट हम लोग बात नहीं रख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हेजिटेशन भी होता है, पता नहीं बोलेंगे तो वो क्या माइंड करेंगे। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बोलती ज़्यादा हूँ। तो मेरा ये जो 20 साल का सफ़र है, ये जो सतत विकास लक्ष्य में मैं एक पंचायती राज इंस्टीट्यूट जो विभाग है हमारा, हमको 8 ब्लॉक मिला था PRI ट्रेनिंग का, मैं उसमें मास्टर ट्रेनर भी रही हूँ। तो बेसिकली हम लोग जो गोल की बात करते हैं ना, तो NGO सेक्टर को किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए काम नहीं करता है, वो टोटली हमारा जो बायोलॉज होता है ना, हमारे बायोलॉज में मेंशन होता है कि हम लोग किस किस क्षेत्र पे काम करना है। कभी होता क्या है कि एग्रीकल्चर लिख दिया, फंड आ गया, हम ले लिए, बट हमारा अगर बायोलॉज में नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकती हूँ। तो ये मैंडेटरी होता है कि हम किस पे काम कर सकते हैं। अभी जैसा मैं छोटा सा परिचय दे रही हूँ हमारी संस्था का। बेसिकली ये स्टार्ट हम लोग स्कूल से किए थे, प्रगति एजुकेशनल एकेडमी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। सुनने में लोगों को लगता है ये तो एजुकेशन है, स्कूल है, सही है स्कूल है। जब हम स्कूल चला रहे थे, यहाँ रांची से 30 किलोमीटर है, इटकी सभी लोग नाम सुने होंगे। इटकी से अंदर एक झिंझरी होता है, पंचायत है जो मांडर ब्लॉक में है, जिसकी कृषि मंत्री अभी हमारे शिल्पी नेहा देती मैडम है। तो बेसिकली वहाँ पे स्कूल हमारा रन होता था, तो फंड का प्रॉब्लम सबसे पहला। अभी भी वहाँ पे 300 रुपये का ही फी है, अभी भी हमारा प्री नर्सरी से 7 तक है। हमने अभी स्मार्ट क्लासेस से लेकर सारा चीज़ उसमें सेटअप कर दिया है। वो देखने वाली चीज़ है। बेसिकली कहा जाता है कि शायद वो स्कूल टाउन में रहती तो मैं NGO नहीं चलाती, मैं एक लाइन में बोलती हूँ, क्योंकि पैसा आ जाता ना मैम, बट वहाँ पे पैसा नहीं आता, हम लोग वहाँ पे डालते हैं। यस, तो किसी का सजेशन था, कोई सपोर्ट किए कि तुम कब तक अपना पैसा डाल के कर पाओगी, तब फिर इसको हम लोग सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिए। तब ये हमारा 2003 में इसको हम लोग रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट 21/1860 के तहत इसका निबंधन करवाएं। उसके बाद 2006 से हम लोग को पहला फंडिंग मिला था JPC से, रेसिडेंशियल ब्रिज कोर्स जिसको RBC बोलते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट करते 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 आज हमारा ये है कि हमारा 1 CR का हो गया है। तो अभी हम झारखंड के 14 जिले पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, आपका एजुकेशन पे काम करते हैं, हेल्थ पे काम करते हैं। तो हम भी चाह रहे हैं, ये जो आप बताई थी अभी बहुत अच्छा है। हम भी नहीं चाहते कि CSR के लिए 10 बार घूमे, CMPDI आते हैं, इसका दरवाजा न करो, उसका दरवाजा न करो, उसका दरवाजा न करो, CCL जाए, मतलब कहीं भी जाए ना, बहुत प्रॉब्लम है। आप समझ सकती हैं कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते अब बहुत अच्छा स्मार्ट स्टाफ नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उनको उतना पैसा नहीं होता है। तो बेसिकली कहा जाता है कि मैं ही मैडम हूँ और मैं ही सारा चीज़ कर लेती हूँ। ये आपको होना चाहिए। अगर आप नहीं करते तो कल के दिन स्टाफ को आप सैलरी समय पे नहीं देंगे, वो चला जाएगा। तो बेसिकली हम लोग हमेशा एक चीज़ पे बने रहेंगे कि अगर हम ऑनलाइन करते हैं, अगर हमारे ऐसे भी हम लोग ऑनलाइन रहते हैं, हम लोग टोटली फॉर्म H वगैरह भरते हैं, EPF हमारे पास है, ESIC है, GST है, सारा चीज़ हम लोग फुलफिल करते हैं। अगर हम ये करेंगे और अगर हमको फंड मिलेगा, एक छोटा सा मैं स्मॉल बता रही हूँ, जैसे कि कोई एक, जैसे मीरा मैम हमको दे दी है कि आप 10 किसानों को सीड प्रोडक्शन करा दीजिए, तो वो हमको सीड के लिए पैसा दे दी, राइट। बट वो सिर्फ सीड के लिए पैसा दी है। अब उनको सीड प्रोडक्शन कैसे कराना है, आपको तो टेक्निकल बताना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा, तो वो फिर फंड हमको कहीं से लाना पड़ेगा। तो बेसिकली सिर्फ एक मोटो नहीं होना चाहिए कि सीड का उत्पादन के लिए आप दे दिए और करा देगा, नहीं कर पाता है।
बेसिकली कैसे फर्टिलाइज़र, कैसे मेन्योर, कैसे आप पानी का कैसे आप उनको बता सके ताकि कम कॉस्ट पे उनका इनकम ज़्यादा हो पाए। तो थैंक यू सो मच आज के लिए, बहुत अच्छा लगा। शायद सॉरी सर मिले तो थोड़ा अपनापन ज़्यादा लगने लगा सर चानों से हैं। बेसिकली हम लोग ढूंढते हैं अपने चेहरे कि कोई तो अपना दिखे, तो एक दो लोग हमारे भाई जो थे हम लोग वहाँ पे तो वो सर जो चानों से है तो मैडम भी चानों से नहीं पता चल गया सर, पता चल गया। बेसिकली जब मैं मांडर बोली तो सर बोले लुंड्री जानते, हम लोग बिल्कुल जाते। तो मांडर बोले नहीं सर वो चानों में है। अब जो मदन जी बोल रहे हैं वो हमारे भी मित्र है। तो बेसिकली सर हम लोग कहते हैं ना 20 साल ऐसे नहीं बाल पक गए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग तो घूमते हैं, जानते हैं, समझते हैं। आप लोग जो प्रोसेस की बात कर रही थी, सीड्स प्लांट ये सब, जी जी, तो आपके जो पलांडू वगैरह में जो है आपके रिसर्च सेंटर वो बेसिकली मैं इसमें थोड़ा और बोलूँगी तो बोलिए मैडम बहुत बोलती। बेसिकली मैं अभी प्रोजेक्ट काम भी कर रही हूँ। अभी झारखंड स्टेट गवर्नमेंट का कृषक पाठशाला, अगर आप लोगों ने वो जान रहे बेसिकली, तो ये जो कृषक पाठशाला है इसमें टोटल 43 कंपोनेंट होते हैं। जो गवर्नमेंट की लैंड होती है, ठीक है, 25 एकड़ की लैंड होती है, उसको टोटली इंटीग्रेटेड फार्मिंग में डेवलप करना है। मतलब देखिए हो क्या रहा था कि सरकार की ज़मीन है तो कोई ना कोई वहाँ तो खा पका रहा है। जब वो एनजीओ को दे दी तो एनजीओ का माथा फोड़ दो भाई, तुमको ज़मीन अपना रखना है। 3.13 CR का ये बजट है, प्रोजेक्ट है। ये 5 साल चलेगा, बट 1 साल का पैसा आपको देंगे, 4 साल आपको वहीं से रेवेन्यू निकालने। उसका एक अच्छा प्लस पॉइंट ये लगा, हम लोग को 7 गाँव को अडॉप्ट करना था। 7 गाँव को अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 1200 से 1300 फार्मर जुड़ गए ऐसे ही। उनको करना क्या है कि उनको हम लोग पहले कृषक पाठशाला, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि खूब पढ़ा देते हैं, पढ़ा दिए दिमाग में नहीं घुसेगा, तो सबसे पहले उनको घुमाते हैं हम लोग। अपना जो हमारा फार्म हाउस होगा ना कृषक पाठशाला का, उसमें सब है सर, हाई वैल्यू क्रॉप जो वेजिटेबल में आता है, ऑर्चार्ड, बागवानी, फ्रूट जो होते हैं वो आपको दिखेंगे, लाइव स्टॉक सारा दिख जाएगा आपको, एनिमल हस्बेंड्री का है। उसके साथ साथ फिश फार्मिंग का हमारा पॉन्ड भी है, मशरूम कल्टीवेशन भी है, हनी बी के बॉक्सेस भी है। मतलब अम्ब्रेला आपको सर जो कहता है ना कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विकास विभाग, कहने से एग्रीकल्चर अलाइड है सर उसमें। तो बेसिकली वो जो प्रोजेक्ट है सर, अभी झारखंड में 50 कृषक पाठशाला रन कर रहे हैं, उसमें मैं 2 चला रही हूँ एक फर्स्ट फेज पे चला रही हूँ जमशेदपुर का पटमदा, और सेकेंड फेज चला रही हूँ पलामू का चियाकी। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग के साथ स्ट्रगल इसलिए हो जाता है कि कोई एडवांस पेमेंट नहीं होता है। मैं भी एक वर्ड यूज की थी ठेकेदार, अच्छा नहीं लगता है, बट लोग सोचते हैं ये आपको दे दिया गया है चैलेंज, आप काम करो, पैसा आपको देंगे चाहे नहीं देंगे, लेकिन आपका बार बार मॉनिटरिंग करेंगे और आपको बार बार हरास भी करेंगे। फिर जब फाइनली जब मीटिंग जब होती मंत्री लोग की, तब खड़ा होकर बोलना पड़ता है कि पेमेंट नहीं मिला, तब शोकॉज मिलते हैं, तब बाबू लोग समझ जाते हैं। तो सर हम लोग ये काम कर रहे हैं, और हम लोग एक चीज़ जानते हैं ना कि किसान कुछ भी है ना, किसान आपकी बात बहुत सुनता है। आप कुछ भी ना करो, आप एक ही काम सिर्फ उसका करके देखो, आपके आगे पीछे हमेशा रहते हैं। तो सर मैं हमेशा फील्ड पे ही रहती हूँ। बेसिकली मैं यहाँ बैठी भी हूँ तो मेरा ध्यान कहीं ना कहीं है। अभी हम लोगों का वर्क चल रहा है, अभी इसके साथ साथ हम एक्सपोजर भी कराते हैं। अभी हमारे सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट के 25 फार्मर्स को मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एक्सपोजर के लिए 7 तारीख को लेके जाऊँगी। उसके बाद सह्याद्री फार्म है नासिक महाराष्ट्र में, बहुत बजट नहीं है, बहुत पैसा भी नहीं चाहिए, छोटा अमाउंट है, बट इस अमाउंट से नहीं होता, हमारा भी एक्सपोजर होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर बढ़ता है, उसमें काउंटिंग होते कितने सारे एलिमेंट्स पे हम लोगों ने काम किया। तो बेसिकली सर हम लोग भी यही चाहते हैं कि एक दूसरे से मिलिए तो काम करिए, बट यहाँ पे एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ये दिल की बात मैं बता रही हूँ कि अगर आप एक एनजीओ है, आपका ग्रांट हो गया 1 करोड़ का, तो मैं आपके पीछे पड़ूंगी आपका ग्रांट खत्म कराने के लिए। क्या सच बोल रही हूँ कि नहीं? वो बैठ रहे हैं भाई, हम सॉरी, कौन से संस्था से आप? सॉरी, अच्छा। बेसिकली क्या होता है ना कि यहाँ पे मतलब एक दूसरे को टांग खींचने में रहते हैं, बट एकला चलो मेरी आदत है, इसलिए मैं स्कूटी दबाई, नाश्ता भी नहीं की, 9:30 का टाइमिंग था, उठ के आ गई। तो ये हमेशा रहता है सर, अगर आप थक गए तो आपके साथ जितने लोग हैं सारे थक जाएंगे, इसलिए हमेशा थकना नहीं है, जब तक है जान तब तक है काम। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स को हम लोग ऐसे नॉर्मली इंडस्ट्रियल विजिट पर ले जाते हैं, तो कुछ अगर लाइव विजिट कराना बिल्कुल तो सर, आप मेरा नंबर कांटेक्ट नंबर मैडम के पास होगा, नहीं है, हम ले लेंगे, ठीक है। और आप लोग देखिए, एक्चुअली हमारा थोड़ा तो दूर पड़ेगा, बट देखने में बहुत अच्छा चीज़ है।
आपका एग्रीकल्चर चाहते का। भी लोग जुड़े जी, हमारी जी, इंडस्ट्री बिल्कुल। तो आप जैसे फार्म वगैरह जो बता हम यहाँ पे आए रहे थे CSR को लेके, लेकिन हमको तो समझ में नहीं आया, फिर हम हाँ सर हाथ जोड़ दिए, बोले कि हम नहीं आएंगे। जैसे 20-25 बच्चे हमारे जो हाँ सर, department बिल्कुल में, सर, हम लोग को ले जाएंगे। एक्सपोजर Exposure बहुत है, एकदम एकदम बहुत सही है। तो आपका नंबर है, हम लोग एक हाँ, बार हाँ। होगा तो कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है मेंबर्स अगर कोई ऐसे विजिट करना जी, चाहे तो हम बिल्कुल लोग भी बिल्कुल चलेंगे। सर, हमारा ऑफिस है सर यहाँ पे, वो तो हेड ऑफिस था मांडर, रजिस्टर्ड ऑफिस मैडम ITI बजरा में ही है। अच्छा, जी हाँ, ITI बजरा में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे 3 एम्प्लॉय बैठते हैं। बाकी हम लोग इधर गढ़वा काम करते हैं, गढ़वा लाते हैं पलामू, उधर आपका मधुपुर काम करते हैं, फिर आप उधर चाईबासा सिमडेगा चले जाइए, फिर इधर धनबाद चले जाइए, जमशेदपुर चले जाइए। मिलते हैं मैडम आपसे एक बार हम लोग इधर फ्री होकर। सर आज के लिए ठीक है, धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। सो अब इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इस प्रोग्राम को जो सभी लोगों ने अटेंड किया उनका सभी का धन्यवाद। स्पेशली थैंक यू मानस सर फॉर पास्ट प्रेसिडेंट सर एंड चेयरमैन ऑफ रांची चैप्टर, ट्रेजरी सर, EIRC और सभी मेंबर्स जो यहाँ पर आए। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि एक ग्रुप फोटो ले ली जाए जो हमको नवाड से भी को भेजना होता है। थैंक यू।